रहे होंगे। तो हम फर्दर आज कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ सर मौजूद हैं। विद दैट अगर किसी ने कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है, वो मुझे ईज़िली अप्रोच कर सकते हैं। जो पुराने नोआ के स्टूडेंट्स हैं, उनके पास मेरा नंबर है, दे कैन ईज़िली कॉन्टैक्ट मी। एंड जो हमारे नोआ के स्टूडेंट्स नहीं हैं, दे कैन कॉल ऑन द हेल्पलाइन दैट इज़ 111662 एंड 277। आप वहाँ कॉल करें, फर्दर आपको एडमिनिस्ट्रेटिव क्यूरीज़ आपकी वहाँ पे भी ली जाएँगी, आपको इन्फॉर्मेशन वहाँ पे भी दी जाएगी। मीनवाइल मैं स्टूडेंट्स को जो है वो लिंक भी सर्कुलेट कर दूँगी। एज़ यू नो कि हम स्टूडेंट्स को लिंक खुद ही प्राइवेटली भी सर्कुलेट कर देते हैं, सो दैट वो टाइमली जॉइन कर लें। जी मुझे कर दीजिए लाइव, मैं ऑन कर देता हूँ। जी, ठीक है सर, क्लास बिल्कुल लाइव चल रही है। लेट्स कंटिन्यू द ओके ओके, थैंक यू। जज़ाकल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम जी, जो जूम पे मुझे सुन रहे हैं और लाइव, वो मुझे ज़रा रिस्पॉन्ड कर दें स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप, ठीक हैं? आवाज़ मेरी आ रही है आपको? ओके, so in today's session what we are going to do is number one, reading, the portion of the reading, and most probably in today's lecture I would give you some uh, idea about vocabulary also, tell you some of the techniques to prepare your vocabulary. Okay, मुझे लगता है कि I'll be in a position to complete today's the whole MPT, all sections, reading comprehension, yes, close left, और दूसरा कौन सा था, vocabulary आ गया, yes, बाकी चीजें हो गई थी, ग्रामर की हो गई थी। अच्छा जी, ठीक है। तो सबसे पहले let me open the slides। मुझे बताइएगा कि can you see this? ये स्क्रीन आपको नजर आ रही है? स्क्रीनिंग कि ये जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की स्लाइड जो फर्स्ट नजर आ रही है आपको, कैन यू सी दी स्लाइड? मुझे जरा बता दें। नहीं, यहाँ पर शेयर की है। ओके ओके जी, द फर्स्ट इज दैट आई शोड यू सम ऑफ द, आई थिंक द क्वेश्चंस एंड वन और टू शॉर्ट पैसेजेस ऑफ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मैंने आपको दिखाए थे, एंड द नेचर ऑफ द क्वेश्चन डेफिनेटली वो मैंने आपको दिखाई थी कि किस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस होंगे, कौन से टाइप के क्वेश्चंस होंगे, वो सारी मैंने चीज़ें एक्सप्लेन कर दी थी, राइट? सो थोड़ा सा डिफरेंस बस आपको ये नजर आएगा कि इन इन यू नो Prescient composition, when you read a passage, obviously the techniques are the same, nothing is new, nothing is different, but the way to attempt the question is a bit different, because here you are not supposed to think of the possible answer first, or you don't have to think about how to structure the answer of the question. You don't have to think about all these things. The options are given, and you need to select the correct option. Obviously there would be trick, and you have to be very alert. That's why it's important, first of all, कि आपको रीडिंग जो कॉम्प्रीहेंशन है, जो वर्ड कॉम्प्रीहेंड है, इसका मतलब बताओ कि आपने यहाँ पर यू आर नॉट सपोज टू ओनली कॉम्प्रीहेंड the passage, you also are supposed to comprehend the question. Understanding the question, I think, is more important than entirely focusing on the reading passage, because मैंने ये देखा है कि स्टूडेंट क्वेश्चन को तो अंडरस्टैंड नहीं करते थे, lay more stress on reading the text, उस टेक्स्ट को समझने में या उसी के अंदर से मटेरियल निकालने में they waste a lot of time instead of applying the intelligent or smart techniques
वो ये करने की कोशिश नहीं करते. दे गेट ऑल्सो इंटेंगल्ड इन, वो फंस जाते हैं in words because sorry, एक सेकंड, ये आ रहा है, एक सेकंड, क्लियर आ रहा है आपको नजर? यस. एक सेकंड जी, ये शायद मेरी स्क्रीन जो है वो ब्लॉक हो रही है. ठीक है, अच्छा चलें. व्हाट आई वाज सेइंग इज कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अंदर ना वो बहुत सी मिथ्स की वजह से उसके अंदर उलझ के रह जाते हैं. तो यू मस्ट हैव द पेन एंड पेपर. में कुछ चीजें आपको बताता हूँ, उसको आप समझने की कोशिश करो. ठीक है, मिसाल के तौर पर वन ऑफ द मिथ्स इज कि जब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करते हैं कि वो समझते हैं कि सारी चीजों को ना इन्फ्रेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से निकालें. राइट, यानी दे थिंक दैट एवरीथिंग हैज टू बी इन्फर्ड. हमें बहुत सी चीजों को इन्फर करना है. वी हैव टू इंटरप्रेट द थिंग्स. एवरीथिंग हैज टू बी इंटरप्रेटेड. ये रीडिंग के अंदर जो फंसने की वजह है या टाइम जो वेस्टेज है, उसकी रीजन क्या है वो मैं बता रहा हूँ. तो स्टूडेंट्स दे गेट entangled the in the text only because they have certain misconceptions, not the reading comprehension. ठीक है, जो स्मार्टली या इंटेलिजेंटली रीडिंग करनी होती है वो नहीं कर पाते. तो एक उनके दिमाग में ये होता है कि शायद वी आर सपोज टू इन्फर ईच एंड एवरी आंसर और ईच एंड एवरी थिंग फॉर द सेक ऑफ क्वेश्चन. तो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये बेशक नोट करके रखें. दूसरी चीज जो है, फिर मैं आपको बताता हूँ ये कॉम्प्रिहेंड का मतलब क्या है. दूसरी चीज ये है कि दे थिंक दैट दे हैव टू रीड ईच एंड एवरी सेंटेंस इन डिटेल. दे हैव टू डीकोड ईच एंड एवरी सेंटेंस. उनको हर सेंटेंस को डीकोड करना है, अदरवाइज दे वोंट बी एबल टू आंसर द क्वेश्चन. ये भी एक उनके दिमाग में कंफ्यूजन चल रहा होता है. सब स्टूडेंट्स के, आप लोगों के दिमाग में भी ये चीजें चल रही होती हैं. ठीक है जी. तीसरी जो बड़ी प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स को फेस करनी पड़ती, दे थिंक दैट जब तक दे वुड हैव क्या कहते हैं, वोकैबुलरी बहुत ज्यादा नहीं होगी उनके पास. यानी इफ अनलेस दे हैव कि बहुत ज्यादा एक वोकैबुलरी का उनके पास एक बैंक हो, और अल्टरनेटिवली अनलेस दे आर गुड एट वोकैबुलरी, उनकी वोकैबुलरी का जो है वो उस पर सही ना हो, उनको समझ ना आए, वो शायद उस रीडिंग पैसेज को कॉम्प्रीहेंड नहीं कर सकते. और ये वोकैबुलरी का ही इशू है. दिस इज द रीजन कि वो एक एक वर्ड के ऊपर रुक जाते हैं रादर देन अप्लाइंग द टेक्निक ऑफ कि जी उस वर्ड के को गेस करें फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट. क्योंकि हर वर्ड जो यूज हो रहा है पैसेज के अंदर, इट मे हैव अ सिनोनिम, I mean, using maybe in the next line or the next 2 lines or 3 lines. It may have an antonym, the word opposite to that, जो उसमें यूज हुआ होगा in the form of a sentence or a phrase, किसी भी शक्ल में यूज होगा, so that from that particular phrase of that particular word they could guess कि what possibly could be the meaning of the word जो जिसके ऊपर वो फोकस किए हुए. हो सकता है कि there might be a little illustration, maybe a little elaboration, or maybe definition related to that particular word given in the next few lines. तो वो उसको समझने के बजाय, उसकी तरफ जाने के बजाय वो एक वर्ड के ऊपर स्टक हो जाते हैं. ठीक है जी. दूसरा ये समझते हैं कि रीडिंग के अंदर जो बहुत से लोग तेजी करते हैं, जो जल्दबाजी करने की कोशिश करते हैं, वो क्या गलती करते हैं? वो ये कि वो समझते हैं कि इट्स ऑल अबाउट एक्सट्रैक्टिंग the author's opinion, author's meaning. The main idea if we get, we would be able to answer all the questions. ठीक है. इस वजह से वो जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को कॉम्प्रीहेंड करने के लिए जो उनको टेक्निक सही चाहिए वो उसको नहीं अप्लाई कर सकते. तो सबसे पहले यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये लफ्ज कॉम्प्रीहेंड का क्या मतलब है. इट्स नॉट अबाउट जस्ट रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग. इट्स अ सुपरफिशियल वर्ड, अंडरस्टैंडिंग. You need to go little deeper into this to understand what comprehend is. Comprehend का मतलब है fully grasp करना. And most of the time I give an analogy कि let's suppose
you imagine that I am holding a marker in my hand, right? And I hold it lightly. Anybody can come and snatch marker from me, of course. But if I hold it tightly, I grip it by applying the full force of all my fingers, right? Then obviously it wouldn't be possible for anyone to snatch मुझसे वो छीन नहीं सकता, because I've applied the full force. I've applied the full force of all my fingers. इसी तरह आपको इंटेलेक्चुअल जो आपकी मेंटल कैपेबिलिटीज उनको अप्लाई करना है. आपने कहीं कह लें कि उसको एनालाइज करना है, कहीं आपने इंफॉर्मेशन को रिलेट करने की कोशिश, लॉजिकल माइंड को अप्लाई करना है, एनालिटिकल माइंड को अप्लाई करना है, आपने रीजनिंग करनी है, राइट? आपकी रीजनिंग होगी, आपकी एनालिटिकल एबिलिटी यूज होगी, आपकी लॉजिकल एबिलिटी यूज होगी, ठीक है? आपने इन्फर करना है किसी जगह पर, हर जगह पर नहीं, किसी जगह पर इन्फर करना है. यू हैव टू प्रिडिक्ट मे बी, राइट? यू हैव टू probe, investigate, by asking yourself the question, what could be the possible meaning of this particular line? What could this lead to something else? तो आपको questions भी करने हैं, probe भी करना है. तो सारी इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज को किसी जगह पे इंफॉर्मेशन को एवेल्युएट करना, ठीक है? एंड ऑब्वियसली नॉट ओनली जस्ट बाय रीडिंग बट आल्सो बाय लुकिंग एट एन आई ऑन टू द क्वेश्चन के ऊपर भी आपको नजर रखना. इट्स अ स्मार्ट वर्क. ये रीडिंग फॉर द सेक ऑफ प्लेजर नहीं हो रही, ये रीडिंग फॉर द सेक ऑफ अटेम्प्टिंग द क्वेश्चंस है. It's an objective reading. It's not an aimless reading. It's an objective reading. Your objective is to answer the question. And number one. Number two, your objective is not only to answer the question, but within the time you have to answer that question. यानी आप समझ लें कि 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में आपने क्वेश्चन को भी समझना है और क्वेश्चन के राइट ऑप्शन को एनालाइज करते हुए, क्योंकि आपको 4-5 ऑप्शन दिए जाएंगे, उन ऑप्शन में से आपने एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना. ठीक है जी? अब समझ आ रही है आप लोगों को मैं जो बात कर रहा हूं? तो यू नीड टू हैव अ फुल फोकस. और जो पैसेज दिया जाएगा ऑब्वियसली उसकी एक अपनी लिंग्विस्टिक कम्प्लेक्सिटी है, उसकी अपनी एक इंटेलेक्चुअल कम्प्लेक्सिटी है. पैसेज कुड बी फ्रॉम वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स, कुड बी फ्रॉम साइंस, फ्रॉम फिलोसफी, फ्रॉम लिटरेचर, फ्रॉम सोशियोलॉजी, कहीं से भी आ सकता है ना. उसकी अपनी जैर्गन्स है. तो आपने उस पूरे कंटेंट को समझना है, रीडिंग को समझना है, और उसके बाद आपने उसके आंसर देने की कोशिश करनी है. बट रीडिंग को कैसे समझना है, दैट्स सबसे पहले तो मैं रीडिंग पैसेज के ऊपर बात करूंगा कि आपने रीडिंग पैसेज को कैसे समझना है. सबसे पहले ये पॉइंट्स नोट भी करते जाइएगा. मैं बोल रहा हूं क्योंकि स्लाइड के ऊपर सारी चीजें नहीं आएंगी. अभी मैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चन और सारी चीजें बताऊंगा. जी, आर यू ट्राइंग टू राइट समथिंग आल्सो, if I may know? Before I proceed, you just please let me know. Okay, you're taking the notes also. रीडिंग करते हुए ना कुछ चीजें याद रखें कि एवरी ट्रिवियल इंफॉर्मेशन के ऊपर आपने फोकस नहीं करना, हर इंफॉर्मेशन के ऊपर आपने फोकस नहीं करना. रीडिंग पैसेज तो आपने पढ़ लिया, रीडिंग पैसेज तो आपने पढ़ लिया, बट कुछ चीजें जो आपने नहीं करनी, कुछ चीजें जो आपने नहीं करनी, यू डोंट हैव टू ओवर एम्फसाइज कि जो इंफॉर्मेशन जो है वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ट्रिवियल किस्म की इंफॉर्मेशन. यानी कुछ ऐसी एग्जांपल्स हो सकती हैं, कुछ ऐसे इलस्ट्रेशंस हो सकती हैं, राइट? उन सब के ऊपर आपको फोकस नहीं करना, ठीक है? यू हैव टू फोकस ऑन द ओवरऑल जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन चल रहा है, और उसके लिए आपको पैसेज ज़हन में होना चाहिए कि पैसेज होता क्या है. कंटेन्स वन आइडिया, इट हैज एन इंट्रोडक्शन, देन देयर इज अ बॉडी एंड देयर इज अ कंक्लूजन. तो इंट्रोडक्शन के अंदर जो आपको मेन पॉइंट्स बताए गए हैं, दे आर गोइंग टू बी एलैबोरेटेड इन द रेस्ट ऑफ द बॉडी पैराग्राफ. उस बॉडी के अंदर आएगा और उसका एक आपको स्ट्रक्चर पता होता है. आपने भी ऐसे लिखना सीखा है, आपने पैराग्राफ राइटिंग सीखी है, तो आपको पता है जैसे टॉपिक सेंटेंस है, टॉपिक सेंटेंस के बाद फिर आपको सपोर्टिंग सेंटेंस देना पड़ता है, फिर आपको कोई इलस्ट्रेशन उसकी देनी पड़ती है, कुछ आपको उसकी एग्जांपल देनी पड़ती है. नॉट टू जस्ट एक्सपाउंड द पॉइंट जो आपने रेज किया, जो आपने पॉइंट उठाया है इन इनिशियल सेंटेंस, इन द टॉपिक सेंटेंस, उसको एक्सप्लेन करने के लिए आपको ये पूरा स्ट्रक्चर ज़हन में रखना होता है. तो पैराग्राफ को अप्रोच भी इसी स्ट्रक्चर से करें कि जो क्लेम किया गया इन द टॉपिक सेंटेंस या फर्स्ट सेंटेंस या इंट्रो के अंदर, उन्हीं चीज़ों की डिस्कशन चलेगी आगे.
It could be in the form of arguments, it could be in the form of cause and effect, it could be in the form of reasoning. आपको पता है ना पैसेज के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं? जी मुझे साथ साथ रिस्पॉन्ड कीजिएगा। हाँ जी अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। तो उसमें कॉज एंड इफेक्ट है, रीजनिंग चल रही है, लॉजिकल रीजनिंग जो चल रही है वो किस तरीके से चल रही है। हाँ उसमें जो है वो सीक्वेंशियल इंफॉर्मेशन चल रही है, क्रोनोलॉजिकल इंफॉर्मेशन चल रही है, यू नो दीज ऑल दीज थिंग्स आर देयर। ये तो आपको पता है, उस हिसाब से चल रही है। तो आपने उस हिसाब से पैराग्राफ को अप्रोच करने की कोशिश करनी है। यू गॉट माई पॉइंट? अच्छा ठीक है। तो सबसे पहले देयर आई वॉज सॉरी, मैं डिस्ट्रैक्ट हुआ आपके किसी मैसेज की वजह से। मैं कौन सा लास्ट पॉइंट बोल रहा था? आई वॉज लिटिल डिस्ट्रैक्टेड बिकॉज आई वॉज लुकिंग एट द मैसेजेस। ओके ठीक है। नहीं, जो आखिरी पॉइंट मैंने बोला था वो ये था कि हर इन्फॉर्मेशन के ऊपर नहीं जाना, पहले आपको पैराग्राफ का स्ट्रक्चर है, यस हाँ, स्ट्रक्चर फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन के ऊपर पता होना चाहिए कि फ्लो कैसे चले। अब जब आप उस फ्लो के मुताबिक चल रहे हो, राइट, तो डेफिनेटली उस फ्लो के अंदर फ्यू थिंग्स आर टू जस्ट एम्फेसाइज, फ्यू थिंग्स आर जस्ट रिपीटेड, कुछ रिपीट की जाती है, राइट। तो when something is being repeated and before it is repeated the point is already clear, there is no need to stay there, उन चीजों के अंदर आपने उलझना नहीं। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है कि ट्रिवियलिटीज के अंदर आपने नहीं जाना। दूसरी चीज ये है कि वोकैबुलरी के अंदर भी आपने स्टक होना नहीं, उसको डिकोड करने की कोशिश करनी फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट। फॉर एग्जांपल मैं एक मिसाल देता हूँ अक्सर कि ये मैंने प्रेसी के अंदर भी एक मिसाल दी कि लुक एट दिस वर्ड। अगर ये लिखा है फ्लिम्जी रिजल्टरी रीडर्स, एंड यू शुड नॉट गेट स्टक हियर कि फ्लिम्जी जो रिजल्टरी वर्ड आ रहा है मुझे इसका मतलब नहीं आता। यू मस्ट यूज your intelligence and understanding of the reading passage कि ये जो लफ्ज है the readers is a noun and before noun there is an objective adjective। noun से yes, noun से पहले adjective होता है। so this means these are the words which are telling something about the readers। the question is क्या इस place के ऊपर आपको ये जानना वाकई बहुत जरूरी है? may not be possible, may not be necessary, why not go ahead। जिसके बारे में वो आगे कहता है who fly from foolish book to foolish book, you know, just try to understand कि अगर आपको फ्लिम्सी ड्रिजल्टरी का मतलब नहीं भी आता, you need to focus on the main word, the doer in this passage, जो एक्शन से रिलेटेड है, जो एक्शन खुद कर रहा है और उससे रिलेटेड जो आगे बात हो रही है, that can easily explain कि वो क्या बात करना चाह रहा है। यहां से यू कैन गैस कि प्रोबेबली द रीडर जो है, क्योंकि आपको तो मीनिंग से गर्ज है ना, वो रीडर जो है दैट इज द वन जो शायद इस किस्म का है जो अपनी सेंसिबिलिटी को, अपनी कॉमन सेंस को, अपनी कंसंट्रेशन को, अपने फोकस को रख के रीडिंग करने का आदी नहीं है। ही इज समथिंग वीक रीडर, ही इज नॉट एन एविड रीडर, वो एविड रीडर नहीं है शायद। ही इज नॉट अ रीडर हु इज द लवर ऑफ बुक्स एक्चुअली, because he does not have any sense कि वो कौन सी बुक पढ़ रहा है। बुक भी फुलिश किस्म की है, अब बुक भी नाउन है, उससे पहले एडजेक्टिव है, एंड दैट एडजेक्टिव क्लियरली डिस्क्राइब कि जी ये जो बुक है डज नॉट हैव एनी सेंस। सो अगर वो ऐसी बुक पढ़ रहा है जिसका डज नॉट हैव एनी सेंस, तो इसका मतलब है कि वो खुद भी कुछ इसी किस्म का रीडर है जिसको कोई इस चीज की अंडरस्टैंडिंग नहीं है। द सेकंड वर्ड द फ्लाई, जो कि यहाँ पर मेटाफोरिकली वर्ड यूज किया गया, ऑब्वियसली यहाँ पर वो फ्लाई तो नहीं कर रहा। यू नीड टू सेंस कि फ्लाई का मतलब क्या हो सकता है। When you fly from one place to another, it means कि जो एक जर्नी का जो एक पूरा एक्सपीरियंस है, जब आप बाय रोड सफर कर रहे हैं तो जो जर्नी में जो आप चीजें एक्सपीरियंस करते हैं, टू एंजॉय योर जर्नी, यू आर नॉट एक्सपीरियंसिंग ऑल दोज थिंग्स। आप एक पॉइंट से उठते हैं और दूसरे पॉइंट पर चले जाते हैं, यू आर मिसिंग एवरीथिंग, यू आर स्किपिंग एवरीथिंग। सो इसका मतलब ये कि रीडर भी कुछ इसी किस्म का है जो क्या कहते हैं
जो चीज पढ़ रहा है उसमें बहुत सी इंफॉर्मेशन को स्किप कर रहा है. ही इज नॉट रीडिंग एवरीथिंग, ही इज नॉट एंजॉइंग एवरीथिंग, ही इज नॉट ट्राइंग टू मेक सेंस ऑफ एवरीथिंग, ही इज नॉट कंसंट्रेटिंग ऑन एनीथिंग, ही इज नॉट फोकसिंग ऑन एनीथिंग, ही इज सिंपली स्किपिंग द पेजेस, राइट. तो इससे आपको अंदाजा हो जाएगा. सो the point to be I mean that I want to just lay an emphasis here is कि रीडिंग के अंदर आपको अगर ये रीडिंग सेंसिबिलिटी आ जाए कि रीडिंग के अंदर आपने हर ट्रिवियल इंफॉर्मेशन के ऊपर, आपने वोकैबुलरी कंसर्न नहीं होना, वोकैबुलरी ऑब्सेस्ड नहीं होना, एंड देयर इज नो नीड टू कॉम्प्रीहेंड एवरी वर्ड, आपको हर वर्ड नहीं पढ़ना, तो रीडिंग करना कम से कम आसान हो जाएगी. रीडिंग वुड बी डन इन ए स्मार्ट. ठीक है जी, नहीं, यू गॉट माय पॉइंट. अच्छा, इसी तरह रीडिंग के अंदर कुछ ट्रिगर वर्ड्स होते हैं. जो वर्ड्स होते हैं वो ट्रिगर होते हैं ना, ट्रिगर करते हैं आपकी अटेंशन अपनी तरफ ग्रैब करने के लिए. ठीक है. मिसाल के तौर पर एक पॉइंट वर्ड जो है वो एक ही वर्ड या एक ही पॉइंट के ऊपर वो मूव कर रहा है बार बार. ठीक है. और उसके बाद फिर वो एंड पे जाते हुए चेंज हो जाता है. मिसाल के तौर पर मैं आपको एक पैसेज दिखाता हूँ. लेट मी शो यू. ये छोटा सा एक मुश्किल सा पैसेज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ. थोड़ा सा लैंग्वेज में कॉम्प्लेक्स लगेगा. He fed the hungry wanderer and dispatched him singing on the way with meat in his wallets and coin in his purse. His parishioners, when in need of money, had only to repair to his study and were sure of an immediate supply. Now, अगर इस पैसेज को पूरे गौर से देखो तो the पूरा पैसेज सिर्फ अगर इस पे फोकस करो, he fed the hungry, ये फर्स्ट 3 कीवर्ड्स पे फोकस करें आप, यू नो. और इस तरह के अगर वर्ड्स आपको नहीं आते, फॉर एग्जांपल वेंडर का मीनिंग नहीं आता, यू कैन नॉट गेस व्हाट इज डिस्पैच्ड, बट यू कैन लुक एट द वर्ड सिंगिंग ऑन द वे. बाय लुकिंग एट द की वर्ड्स, द मेन कंक्रीट और एक्शन वर्ड्स, यू कैन सेंस कि इसका मतलब वो क्या कहना चाह रहा है, रादर देन कि यू जस्ट स्टक एट एवरी वर्ड जो आपको ट्रिगर करते हैं और आपकी अटेंशन जो है वो ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं. या जैसे विद मीट इन हिज वैलेट एंड कॉइन इन हिज पर्स. ऑल दीज वर्ड्स जितने भी हैं, ये जितने भी जो लफ्ज है, फॉर एग्जाम्पल कॉइन है, वैलेट है, ये मीट है, राइट, ये ऑल दे आर टेलिंग यू जस्ट वन थिंग कि व्हेन ही इज फीडिंग द हंग्री, एंड दिस वर्ड सिंगिंग, व्हेन ही इज फीडिंग द हंग्री, he is satisfying that hungry in all respects. And these words have been given just to, you know, stress on the level of the satisfaction given to the hungry. So कहने का मतलब ये है कि अगर आपको जो वर्ड्स हैं जिनमें बहुत से स्टूडेंट ऑब्सेस होकर उलझ जाते हैं कि हमें इनका मतलब एग्जैक्ट मीनिंग पता होना चाहिए, यू कैन गेस फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट बाय यू नो मेकिंग ए लॉजिकल कनेक्शन बिटवीन द वर्ड्स जो बेशक साथ इकट्ठे भी नहीं है उस पूरे कॉन्टेक्स्ट के अंदर. जी, समझ आ रही है बात की? यू गॉट माय पॉइंट? ओके. तो पैसेज को जब आपने रीड करना है ना, तो एक तो आपको ये में सबसे पहले स्ट्रक्चर रखना है. स्ट्रक्चर के बाद आपने जो दूसरी चीज करनी है कि उसको इस स्ट्रक्चर के मुताबिक थॉट्स में डिवाइड करना है, सेगमेंट्स में डिवाइड करना है, उसके सेगमेंट्स बना लेने हैं थॉट वाइज. जो एक पैसेज है उसके अंदर जो पैसेज आपको दिया जाएगा, फॉर एग्जांपल आपको 120 वर्ड्स का एक पैराग्राफ दिया जाता है, तो उसके अंदर आपको कम से कम 3 थॉट्स मिल सकते हैं. तो 3 थॉट्स के अगेंस्ट आपने वो स्ट्रक्चर तो उसको डिवाइड कर लेना और सेगमेंट वाइज समझने की कोशिश करनी है, नॉट बाय फोकसिंग ऑन ईच एंड एवरी वर्ड बट बाय फोकसिंग ऑन द कीवर्ड्स. ठीक है जी. दूसरी चीज, सबसे पहले आपको क्वेश्चंस की टाइप्स का पता होना चाहिए कि इस पे किस किस्म के क्वेश्चंस आए. Now, these are the types of the question in multiple choice question. जो MPT के questions हैं उनमें इस किस्म के question दिए जाए. मिसाल के तौर पर the author's point of view बताया जाए, the primary purpose of the passage क्या है, the rhetorical strategy of the author, इसके ऊपर एक question हो सकता है. यानी the question की जो type होगी वो इस किस्म की होगी. आपको किसी एक specific portion को उठा के उसकी details के बारे में specific आपके बारे में जानना चाहता है, tell something the details about this. अभी मैं ये question सारे show करूँगा, right? Logical exemption based on the details in the passage. कोई पैसेज के अंदर कोई पॉइंट दिखाया, कोई लाइन दिखाई, कोई फ्रेज दिखाया और उसके बारे में जो एजम्पशंस के बारे में पूछेगा. व्हाट इज द पर्पस
या इफेक्ट ऑफ द लाइन, किसी पर्टिकुलर लाइन के का जो इफेक्ट है या पर्पस है वो क्या हो सकता है उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर, किसी एक पर्टिकुलर वर्ड का जो है उस मीनिंग, उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर मीनिंग क्या हो सकता है वो बताने की कोशिश करनी, ऑथर के टोन के बताने की कोशिश करनी। किसी स्टेटमेंट के बारे में वो पूछ सकता है कि ये ट्रू स्टेटमेंट है या फॉल्स स्टेटमेंट है, व्हाट डू यू थिंक दैट, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस, लेट मी शो यू दिस वन फॉर एग्जांपल। ये देखो, ये पहला क्वेश्चन है, द प्राइमरी पर्पस ऑफ द पैसेजेस। आई मीन अभी एट द मोमेंट आई एम नॉट शोइंग यू द पैसेज, आई एम जस्ट ट्राइंग टू शो यू द क्वेश्चंस कि जिस क्वेश्चन जो कि जिस डिजाइन से आएंगे वो कैसे। द प्राइमरी पर्पस ऑफ द पैसेज इज टू, यू नो, इफ यू अंडरस्टैंड द मेन आइडिया, पूरे पैसेज को पढ़ने के बाद जो आपको मेन आइडिया निकालना है, अगर आपको वो समझ आ गया तो दैट वुड नॉट बी डिफिकल्ट कि इससे आप इन ऑप्शंस के अंदर से आप उसको सेंस कर सकें। मिसाल के तौर पर वो कहता है जी प्राइमरी पर्पस है डिस्कस द assumptions एंड रीजनिंग बिहाइंड a theory. No, the keyword is theory, right? Or the second keyword is assumptions and reasoning. Theory से related जो reasoning क्या है, keywords को underline करो। देखो क्या उससे related कोई assumptions हैं। दूसरा, describe the aim, method and results of an experiment. क्या उस passage के अंदर कोई method, aim, results। So it is very easy अगर आप इन keywords पे focus करें और इन्हीं keywords के साथ, because they just behave like a GPS system, ये पूरे एक GPS की तरह से काम करेंगे। दे आर गिविंग यू द डायरेक्शन कि आपने सिर्फ ये चीज तलाश। सो अगर प्राइमरी पर्पस के अंदर, अच्छा प्राइमरी पर्पस कैसे आप देखते हो पैसेज के अंदर, पूरे प्राइमरी पैसेज को कैसे देखोगे कि उसका प्राइमरी पर्पस क्या है। द प्राइमरी पर्पस दैट हैज बीन हाईलाइटेड इन द इंट्रोडक्टरी लाइन, इंट्रोडक्टरी लाइन के ऊपर उसने हाईलाइट कर दिया। द वेरी इंट्रोडक्टरी लाइन एंड द वेरी नेक्स्ट लाइन, द वेरी सपोर्टिंग सेंटेंस, द फर्स्ट सपोर्टिंग सेंटेंस क्लियरली इंडिकेट्स कि उसका जो प्राइमरी पर्पस है वहां पे बताया गया, वहां से देख सकते हो। सेकेंडली, उन वर्ड्स की पेनिट्रेशन, जो कीवर्ड्स है जैसे ये एम, मेथड, रिजल्ट्स, क्या इसी के ऊपर बात हो रही है। ऊपर जैसे assumptions एंड रीजनिंग है, क्या इसी के ऊपर बात हो रही है, क्या रीजनिंग्स दी जा रही हैं, क्या assumptions बताए जा रहे हैं। यस, सो देयर दिस इज इजी। अगर आप उन कीवर्ड्स के ऊपर फोकस करोगे तो आपको समझना आसान होगा। प्रेजेंट एंड एनालाइज कॉन्फ्लिक्टिंग डाटा अबाउट अ फेनोमेनन, you know, the keyword here is conflicting data. I mean, is there any data which is conflicting, contradictory to each other? उसको एनालाइज करके दिखाया जा रहा है, उसका एनालिसिस पेश किया जा रहा है, राइट। एनालाइज conflicting data, 3 keywords. Show the innovative nature, यानी इसका पर्पस क्या, show the innovative nature of anything that is innovative in nature, anything which is innovative regarding the procedure. सो द कीवर्ड्स अगर आप देखोगे उसके मुताबिक अगर आप उस पैराग्राफ को अप्रोच करोगे तो दैट वुड बी इजी। सो इन इस किस्म के रीडिंग पैसेज के अंदर, जैसे एक बड़ी मिथ सी है कि जी क्या रीडिंग के अंदर पहले क्वेश्चंस पढ़ने चाहिए, और खासतौर पे इसके अंदर क्या क्वेश्चंस पहले पढ़ने चाहिए, पैराग्राफ पढ़ने चाहिए। दिस इज द मिथ। यू नो, यू मस्ट अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल योर स्ट्रेंथ, आपकी स्ट्रेंथ क्या है। देयर इज नॉट यू नो वन साइज फिट ऑल स्ट्रेटेजी, रिमेंबर दिस थिंग। आपकी स्ट्रेटजी क्या है, आपकी क्या क्या आपको क्वेश्चन पढ़ के फौरन समझ आ जाती है, आपको गाइडलाइन मिल जाए तो आपको पैसेज को कॉम्प्रीहेंड करना आसान होता है, या आप जब तक पूरा पैसेज ना पढ़ें आपको क्वेश्चंस की समझ नहीं आती। आई वुड सजेस्ट कि इट इज अप टू यू विच स्ट्रेंथ यू हैव, रादर देन कि एक सजेस्टेड अप्रोच के ऊपर चलने लग पड़ा। क्योंकि इस तरह की रीडिंग के अंदर स्मार्ट रीडिंग करनी होती है, इंटेलिजेंट रीडिंग करनी होती है, टाइम बेस्ड रीडिंग करनी होती है। So the best approach is that you must have the direction, you must have the understanding of the direction, और direction आपको कहाँ से मिलेगी, questions से। So before you read even the passage, you must have the understanding of the you know the question। जी समझ आ रही है बात की। आप इसको इस तरह से लिख लो, जो स्टेप्स हैं कि सबसे पहले आपको क्वेश्चन रीड करना है। द फर्स्ट स्टेप इज रीड द क्वेश्चन। इस किस्म के रीडिंग पैसेजेस के अंदर द फर्स्ट स्ट्रेटजी इज रीड द क्वेश्चन, एंड इन रीडिंग द क्वेश्चन यू हैव टू अंडरलाइन द कीवर्ड्स। ये जो मैंने अभी कीवर्ड्स आपको बताया ना, इस तरह के कीवर्ड्स को आपको अंडरलाइन करना। दिस इज द फर्स्ट स्ट्रेटजी, रीड द क्वेश्चन एंड अंडरलाइन ऑल द कीवर्ड्स। सबसे पहले आपने कीवर्ड्स लेने, बिकॉज दे आर गिविंग द डायरेक्शन, एब्सोल्युटली। द सेकंड इज, उसे कहते हैं अनपैकिंग द क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन को पूरे तरीके से समझना कि बेसिकली जो क्वेश्चन है जो आपको दिया गया है वो क्या पूछना चाह रहा है। क्वेश्चन की मतलब आपको पता है कई तरीकों से क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन अभी जो मैंने अभी आपको दिखाया टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, वो assumptions के बारे में पूछ रहा है,
वो किसी वर्ड के कॉन्टेक्चुअल मीनिंग के बारे में पूछ रहा है, किसी इन्फ्रेंस के बारे में पूछ रहा है, वो किसी स्पेसिफिक डिटेल के बारे में आपकी राय जानना, ओपिनियन जानना चाह रहा है, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन को पढ़ना और क्वेश्चन को समझना, अनपैकिंग द क्वेश्चन, उसको समझना। उसके बाद आपने जाना होता है रीडिंग टेक्स्ट के, ठीक है जी, रीडिंग टेक्स्ट के उसके बाद जाना होता है। तो जब आप रीडिंग टेक्स्ट के ऊपर जाते हैं तो ये जो कुछ कीवर्ड्स होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल नेम्स हैं, नाउन्स, नेम्स ऑफ पीपल, नेम्स ऑफ थिंग्स, नेम्स ऑफ प्लेसेस, जितने भी नेम्स होंगे प्रॉपर नाउन जिन्हें कहते हैं, उनको अंडरलाइन करना, उनको देखना सबसे इंपॉर्टेंट। उन उन उनसे रिलेटेड जो एक्शन है उसको अंडरलाइन करना, ठीक है जी। अगर उसके अंदर 2 या 3 नाउन्स हैं, प्रॉपर नाउन जिनकी बात करो, और उनके दरमियान कोई रिलेशनशिप है, उसको फिगर आउट करना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। समझ रहे हैं? कोई आप कह लो कि उसमें सिंबल्स यूज किए गए, कोई इमेजरी यूज की गई है, उसको अंडरलाइन करना। कोई नंबर्स हैं, फिगर्स, डिजिट्स हैं, जैसे कि 1960 दे दिया गया या 3.5% दे दिया गया, इनको वर्ड्स को अंडरलाइन करना बड़ा जरूरी है, बिकॉज दे वुड हेल्प यू। देखो 2 चीजें, द कीवर्ड्स इन द क्वेश्चन एंड द कीवर्ड्स इन द पैराग्राफ और इन ईच सेगमेंट। जो पैसेज है ना, उसको सेगमेंट्स में डिवाइड कर लेते हैं, थॉट वाइज, जो मैंने पहले बताया। यू नो, if you see the keywords in the question are giving the direction, or the keywords in the passage is inviting your attention कि जो आप ढूंढ रहे हो वो यहां पर पॉसिबली हो सकता है। फिर सुन लो, the keywords in the questions are giving you the direction, and the keywords in the paragraph is inviting your attention कि जिसको आप तलाश कर रहे हो, that possible information could be here, और डेफिनेटली उसी के गिर्द इंफॉर्मेशन होगी। यू गॉट माय पॉइंट? मुझे जरा बताते जाए, समझ आ रही है आपको? ओके, दैट्स गुड। नोट भी कर रहे हैं आप साथ? ओके, यू गॉट माय पॉइंट, ठीक है। तो इस दोनों चीजों को अपने ज़हन में रखना। किधर गया जी? ये था, राइट। और इन चीजों को ज़हन में रख के आपने क्वेश्चन के आंसर को तलाश करने की कोशिश करें, ऑप्शंस को देखिए, तभी आपको समझ आए। द क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कुड बी द 4th पैराग्राफ। फॉर एग्जांपल वो कहता है जी 4th पैराग्राफ पे चले जाओ, 2 पैराग्राफ है, शॉर्ट पैराग्राफ है, 3 पैराग्राफ्स हैं, और उसमें वो आपको इंडिकेट करता है कि लाइन नंबर 56 के अंदर प्लेटोस का जो प्रिंसिपल ऑब्जेक्शन टू पोइट्री है वो क्या है, और उसमें वो ऑब्जेक्शन टू पोइट्री के लिए फॉर एग्जाम्पल रेफर कर रहा है। आई मीन दीज रेफरेंसेज आर गिवन एंड मे नॉट बी गिवन। ये भी याद रखें, जरूरी नहीं है कि वो लाइन्स को स्पेसिफाई करे कि इन लाइन्स के अंदर जो है वो ऑब्जेक्शन दिया गया है या जो भी वो चीज उस रिलेटेड पूछना चाह रहा है, बट ही वुड टेल यू एटलीस्ट। फॉर एग्जांपल ये देखो, प्लेटोस प्रिंसिपल। अब देखो ये कीवर्ड को अंडरलाइन करने का फायदा क्या है कि प्लेटोस प्रिंसिपल, उसने अभी आपको कहा कि प्लेटो के प्रिंसिपल पे जाएं, ऑब्जेक्शन टू पोएट्री। सो प्लेटो, ऑब्जेक्शन, पोएट्री, दीज आर द कीवर्ड्स। ये डायरेक्शन दे। अब आपने प्लेटो की पोएट्री के रिलेटेड किसी और चीज पर नहीं जाना। वंस यू अप्रोच प्लेटो, देन द सेकंड वन यू अप्रोच द पोएट्री, एंड देन यू ट्राई टू फिगर आउट कि क्या उसमें ऑब्जेक्शन जो है उसके बारे में कोई बात की गई है, दैट प्लेटोस प्रिंसिपल ऑब्जेक्शन से रिलेटेड बात की गई। अब वो ऑब्जेक्शन से रिलेटेड जो बात है वो क्या है, वो क्या है, वो ऑब्जेक्शन ढूंढना है। इट वॉज अबाउट द लैंग्वेज। पहले तो अगर लैंग्वेज से रिलेटेड है, पहले लैंग्वेज से रिलेटेड जाओ, दिस इज द कीवर्ड, और फिर देखो कि वो क्या कंफ्यूजिंग है, ठीक है। द सेकंड वन इज यू गो टू द पॉपुलैरिटी, समथिंग अबाउट पॉपुलैरिटी बीइंग डिस्कस्ड देयर, और फिर देखो कि वो पॉपुलैरिटी, वो वाइड स्प्रेड पॉपुलैरिटी के ऊपर ऑब्जेक्शन कर रहा है, ठीक है जी। फिर उसके बाद गो टू द टर्बुलेंट इवेंट्स, इवेंट्स की तरफ जाएं, और फिर देखें कि उसको कुछ उसके बारे में एक्सप्लेन कर रहा है, कोई ऐसी चीज है जो टर्बुलेंट इवेंट्स की बात कर रही है, ठीक है जी। एंड इफ देयर इज समथिंग अबाउट द मॉरल्स ऑफ पीपल की कोई बात हो रही है, अगर मॉरल ऑफ पीपल की वहां पर बात हो रही है तो क्या वहां पर इन्फ्लुएंस के ऊपर डिस्कशन हो रही है। सो लाइक दिस सिस्टमैटिकली यू अप्रोच द लाइंस और उस जवाब को तलाश करने की कोशिश करते हैं, रादर देन ये जो मैंने बताया कि ट्रिवियल चीजों के पीछे, गैर जरूरी वोकैबुलरी के पीछे, गैर जरूरी इंफॉर्मेशन के पीछे, गैर जरूरी इलस्ट्रेशन या एग्जाम्पल्स को पढ़ने बैठ जाए। यही चीजें जो आपको रीडिंग नहीं करती। It has to be done intelligently, it has to be done smartly by understanding the mechanism of the passage,
the structure and flow of the ideas in the passage. पहले आपको पैसेज को देखना है कि पैसेज क्या चीज है, पैसेज क्या होता है, ऑब्वियसली बेस्ड ऑन वन आइडिया इज इंट्रोड्यूस्ड। कैसे इंट्रोड्यूस किया जाता है कि उसके बारे में क्या बात की जा रही है। ये देखो, जब किसी पैसेज को आप अप्रोच करते हो ना, तो इस चीज को भी ध्यान रखो। यू नो, इन द फर्स्ट इंट्रो जिसे आप कहते हो, व्हाट द राइटर इज गोइंग टू से, जिसे आप इंट्रोडक्शन कहते हैं, इसको फील करना, व्हाट इज सीम्स टू बी गोइंग टू टेल अस, ठीक है जी। देन द बॉडी जो पैराग्राफ होती है, दैट बेस्ड ऑन ही कीप्स सेइंग। अब कीप्स सेइंग के लिए क्या मतलब है, ही मे गिव एन आर्ग्यूमेंट, ठीक है जी, he may give you reasons, he may give you justifications, he may give you examples, ठीक है जी, एग्जाम्पल्स हो सकता है, जस्टिफिकेशंस हो गई, एग्जाम्पल्स हो गई हैं, आपको कोई इलस्ट्रेशंस दे सकता है, he may give you evidences. If you understand the structure, तो पैराग्राफ को समझना कोई मुश्किल काम नहीं होता। पैराग्राफ को समझना मुश्किल क्यों होता है, when we get into those non-essential elements जो मैंने अभी बताया, वोकैबुलरी के अंदर उलझ जाना, वोकैबुलरी के मीनिंग को तलाश करना, ट्रिवियल चीजों को तलाश करना, गैर जरूरी डिटेल्स को पढ़ते रहना, ठीक है, उससे निकलना। अप्रोच आपकी ये होनी चाहिए। एंड देन द लास्ट जो लाइन होती है, उसमें होता है द फीलिंग इज दैट ही हैज सेड द होल थिंग, राइट, ही हैज सेड द होल थिंग, जो भी वो कहना चाह रहे हैं, he said the whole thing, उसकी फीलिंग्स आती है। There is a realization, whatever he wanted to say, यहाँ पर जो कहना चाह रहा, whatever he wanted to say, he kept saying here, and finally he has said that. This must be the realization. इस तरह से स्ट्रक्चर देखना होता है उसको। So, if you keep this thing in mind, and then पैराग्राफ के अंदर हमने, क्वेश्चंस के अंदर हमने किस कीवर्ड्स को देखना है, then it is easy to understand the questions. Which of the following, if available, would best, अब ये देखो लफ्ज क्या है, ट्रिक देखो, which of the following if available, अब उसने यहीं पे पहला हिंट दे दिया, if available, अगर इनमें से कोई अवेलेबल हो, अगर हो तो जरूरी नहीं है कि वहां पर अवेलेबल होगा, बट इफ अवेलेबल अगर इधर से हो, would best refute the author's assertion about the young upstart. So आपका कीवर्ड है young upstart। आप पहले यंग अपस्टार्ट पे जाओगे, यहाँ पर फॉर एग्जांपल ही इज इंडिकेटिंग लाइन 57, बट अज्यूम दैट देयर इज नो एनी काइंड ऑफ हिंट गिवन ओवर देयर। यंग अपस्टार्ट के बारे में जितनी भी बातें हुई है, जस्ट फर्स्ट गो देयर एंड सी कि एनीथिंग दैट द ओपिनियन ऑफ द ऑथर, द आइडिया ऑफ द ऑथर व्हिच ही इज स्ट्रेसिंग, रिपीटिंग, लेइंग एन एम्फसाइज, किसी फॉर्म में कह रहा है रिलेटेड टू यंग अपस्टार्ट, जो भी बात कर रहा है उसको समझने की कोशिश। और फिर जब आपने उसको समझ लिया, उसको रीराइट करके अपने पास लिख लो, उसको रीराइट करो, राइट ऑन द सेपरेट पेज, उस पर देखो कि वो क्या कह रहा है, ताकि आपके इस बारे में क्लैरिटी आ जाए। और फिर उस पर देखो कि उसके ऑपोजिट इनमें से कौन सी बात हो। लुक एट दैट एंड सी विच वन इज द ऑपोजिट, द कंट्राडिक्टरी वन, कौन सी चीज उसको रिफ्यूट करे। मिसाल के तौर पर यहाँ कह रहा है जी, एविडेंस दैट सर्टेन काइंड्स ऑफ पार्टिकल्स इन नेचर एक्सीड द स्पीड ऑफ लाइट। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है, एविडेंस सर्टेन काइंड पार्टिकल जो होंगे, ठीक है, एक्सीड, ये कीवर्ड्स है, एविडेंस, सर्टेन काइंड्स, एक्सीड, और ऑब्वियसली लाइट के बारे में आ रहा है। दूसरे में कंफर्मेशन ऑफ कंडीशंस दैट एग्जिस्टेड इन द अर्लीस्ट स्टेजेस ऑफ द अर्लीस्ट स्टेजेस, बिग बैंग अर्लीस्ट स्टेजेस, ठीक है, पहले उसके ऊपर देखेंगे कंफर्मेशन ऑफ कंडीशंस दैट, अच्छा, अर्लीस्ट स्टेजेस, बिग बैंग एंड कंफर्मेशन, समथिंग लाइक दैट एग्जिस्ट देयर। आपको समझ आ रही है ना क्वेश्चन को कैसे समझना है, पैराग्राफ के अंदर क्या किन चीजों को इग्नोर करना है, किन चीजों के ऊपर फोकस करना है, कौन सी चीज पहले पढ़नी है, कौन सी चीज बाद में पढ़नी है। आई ऑलरेडी एक्सप्लेन दिस, ऑल दीज थिंग्स, बट नाउ आई एम फोकसिंग ऑन क्वेश्चन। व्हाई एम आई फोकसिंग ऑन द क्वेश्चंस, मैं क्वेश्चंस के ऊपर क्यों फोकस कर रहा हूं, ओनली बिकॉज आई नो दैट कि स्टूडेंट्स जो हैं उनको सबसे पहले क्वेश्चन ही तो समझना है, उनका ऑब्जेक्टिव क्या है आखिर, क्वेश्चन को जवाब देना, और क्वेश्चन ही को मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स रिमेन failure in understanding or comprehending the question. They may comprehend the paragraph, but they may not be able to comprehend the question. They may not be able to comprehend the options even. That is why it is important कि मैं उसके ऊपर स्ट्रेस कर। तो अब देखो,
The next C option is speculation. The deep interior of black hole is not as dense as sensitive scientists have believed. अब देखो black hole dense as ये keywords हैं, as dense as. अब ये as के लफ्ज को नहीं भूलना. You know, in the question sometime जो बहुत ही unimportant, insignificant words नजर आते हैं, वो direction मोड़ते हैं actually आपकी. वहीं पे ट्रिक है, वहीं पर आंसर हो सकता है क्वेश्चन का. मिसाल के तौर पर अगर आपने सिर्फ कीवर्ड्स पे फोकस रखा, जैसे कि स्पेकुलेशन दैट डीप इंटीरियर ऑफ अ ब्लैक होल इज नॉट एज डेंस, तो आपने ब्लैक होल पे नजर रख ली, राइट, साइंटिस्ट या स्पेकुलेशन देख लिया, तो दीज आर नॉट द कीवर्ड्स. आपने ये देखना है सबसे पहले कि कीवर्ड्स कौन से हैं. स्पेकुलेशन हो रही है, इंटीरियर के बारे में हो रही है, और वो स्पेकुलेशन ये हो रही है कि नॉट एज डेंस एज, नॉट एज डेंस एज, यू नो, इन कीवर्ड्स को देखना है आप. इसी तरह मैथमेटिकल फॉर्मूलाज दैट लिंक general relativity and quantum mechanics in the same realm. अब mathematical formulas, वो formula that link general relativity. अब आपने वो formula देखना है, सिर्फ पे यहाँ पे आपको filter करके उसने खुद ही दे दिए. Basically, if you understand, question is supporting you. Question is directing you, is giving you full support कि आपने किस चीज पे focus है. It is you who go in irrelevant directions. Because of the myths जो मैंने शुरू में बताई. It is you who go into wrong direction, who confuse about things, because आपने इतनी information इकट्ठी कर ली है जो कि आपकी relevant है ही नहीं. मैं every single day I observe these kind of things, you know. बल्कि इधर मुझे मुदस्सर नजर आ रहे हैं. मुदस्सर आज आपका मेरे ख्याल है मेरे साथ ट्यूटोरियल भी था. आप उसी बैच से 58 या 48 probably बैच है. Am I right? Yes. आज आपको अंदाजा हो गया ना कितनी गैर जरूरी चीजें हम लोग प्रेसी के अंदर लिख रहे होते हैं, किस तरह गैर जरूरी चीजों को हम समझ रहे होते हैं. You got the idea of this? Yes. So the students basically अगर समझ जाएं कि question itself is giving you a direction and staying focused on the keywords of the question, तो हमें जवाब ढूंढने में मुश्किल नहीं हो. जैसे कि मैंने कहा कि पैराग्राफ के स्ट्रक्चर को पढ़ लो, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ. स्ट्रक्चर के बाद आप उसके कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर लो जो मैंने बताया, ठीक है जी. उसके बाद उसकी सेगमेंट्स बना के रख लो, और सेगमेंट्स के बाद इन क्वेश्चंस के कीवर्ड्स के साथ आपने देना है, इससे बाहर नहीं जाना. मिसाल के तौर पर उसने कहा मैथमेटिकल फॉर्मूलाज दैट लिंक जनरल रिलेटिविटी, ठीक है, तो आपने सिर्फ वही फॉर्मूलाज हैं. दो तरह के फॉर्मूलाज हो सकते हैं, तो आपने वो फॉर्मूला देखने जो जनरल रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में बात करें और उससे समझने की कोशिश करें. सो उधर से आपने लाइन समझी, जो ऊपर मैंने क्वेश्चन को बताया यंग अपस्टार्ट के बारे में, प्लेटोस के प्रिंसिपल की, ऑथर की असर्शन, उसको रीराइट करके अपने पास लिखा और उसके बाद ये ऑप्शन देखा. सो इस तरीके से क्वेश्चंस को अप्रोच करना होता है. द नेक्स्ट इज द ऑथर ऑफ द पैसेज यूजेस द कोटेशन इन लाइन्स. अब सपोज वो 5-6 लाइन जो है वो नहीं आपको बताता, बट ही सिंपली सेज कि राइटर ने एक कोटेशन यूज की है, या वो वर्ड कोटेशन यूज करता है, लेट्स सपोज, या वो कोटेशन का 2 वर्ड्स उठा के लगा देता है यहाँ पर, व्हाटएवर, ठीक है. तो एक आपके लिए कीवर्ड हो गया कोटेशन, और उसके लिए जो लफ्ज है प्राइमरली, द कोटेशन प्राइमरली एज. सो प्राइमरली आपने देखना, आई मीन इट कुड बी हैविंग द सेकेंडरी मीनिंग, इट कुड बी हैविंग द सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव आल्सो, बट यू हैव टू फोकस ऑन द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव. कीपिंग दिस इन माइंड, आप देखते हो कि क्या है जी, प्राइमरी एज ए विविड एक्सप्रेशन ऑफ हाउ शी व्यूज वर्ड्स, यू नो, द कीवर्ड्स, विविड expression of she views words or vivid expression. Powerful example of what she sought in Shakespeare. So Shakespeare की तरफ चलेंगे, ये देखिए noun आ रहा है, proper noun. If you go to that the word of Shakespeare, तो Shakespeare के related जहां जहां word use हुआ. अच्छा ये भी आप समझ लो कि अगर एक noun पैराग्राफ में 2 जगहों पर यूज हुआ है, 3 जगहों पर यूज हुआ है, जिस proper noun की मैंने बात की, ये जो भी मैंने आपको words बताए हैं, जैसे कि symbols बताए हैं, जैसे कि मैंने आपको numbers बताए हैं, figure digits बताए हैं, अगर वो रिपीटेटिवली भी यूज हुए हैं 3 से 4 दफा मुख्तलिफ जगहों पर, तो तीनों चारों जगहों पर आपको जाकर अंडरलाइन करना है, बिकॉज इन एवरी ईच सेगमेंट देयर, वहां पर वो कोई ना कोई इंफॉर्मेशन उससे रिलेटेड दे रहा है. ये नहीं कि शेक्सपियर का एक जैसे वर्ड एक ही नाम एक ही जगह पर यूज हुआ तो आप सिर्फ एक ही जगह पर देखेंगे. गो एवरीवेयर वेयर एवर द नाउन या द नेम शेक्सपियर हैज बीन यूज्ड, ठीक है जी. तो वहां शेक्सपियर पे गए जी, व्हाट शी सॉट, पावरफुल एग्जांपल, ठीक है जी, ऑफ पावरफुल एग्जांपल ऑफ व्हाट शी सॉट इन शेक्सपियर,
राइट। तो आपने पावरफुल एग्जाम्पल देखनी है कि क्या शेक्सपियर के बारे में उसने दी। स्कॉलरली साइटेशन लिंकिंग हर टू पोएटिक वर्ड्स। आई मीन ये साइटेशन वर्ड इज ए, साइटेशन की तरफ जाना, क्या साइटेशंस मौजूद है तो उसके पोएटिक वर्ड्स की बात कर रही है, पोएटिक वर्ड्स एंड साइटेशन। कॉमिकल इंट्रोडक्शन टू ए प्रॉब्लम एनकाउंटर्ड बाय एवरी ड्रामेटिक परफॉर्मर, यू नो, एनी इंट्रोडक्शन लाइक कॉमेडी टाइप, ठीक है, और प्रॉब्लम से रिलेटेड by every dramatic performer. So dramatic performer, the problem and comical, these are the keywords जो आपको लेके जाएंगे। इससे आपको पता चलेगा कि क्या उन इससे रिलेटेड कोई बात हो रही है। अगर इन से रिलेटेड बात हो रही है, उसी के ऊपर स्ट्रेस किया जा रहा है, तो इट मींस दिस इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, या प्राइमरीली इसी के ऊपर बात कर रहा है। इसी तरह से इन द लाइन वो कहता है जी, फॉर एग्जाम्पल वर्ड है इज द मोस्ट क्लियरली मीन्स। अब यहाँ पर एक चीज समझ, लिसन, दिस इज वेयर द लेक्सिकल सेंसिबिलिटी या लेक्सिकल अंडरस्टैंडिंग वर्क्स। जैसे कि हमारे स्टूडेंट्स को एक आदत होती है कि वो किसी वर्ड का मीनिंग जब देखते हैं ना, तो उससे रिलेटेड जो सिनोनिम्स होते हैं उनको वो याद कर लेते हैं, और वो समझते हैं कि अगर हमने सिनोनिम्स कर लेंगे तो हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। दे डू नॉट अंडरस्टैंड कि सिनोनिम्स और सिनोनिम्स वेरिएंट्स क्या है। यू गॉट माई पॉइंट। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, अगर आप इस मिसाल को थोड़ा सा समझ लें। ये फिर एक तस्वीर, ये कैमरा हैंग सा हुआ है, सॉरी, ये स्लाइड इज कॉजिंग मी। एक सेकंड होल्ड कीजिएगा जी, मैं इसको देख लूँ जरा। ये आपको भी स्लाइड पर से नजर आ रही है ना, कोई इशू तो नहीं हो रहा? ओके 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 ओके। अच्छा, अब वो सिनोनिम को ढूंढ लेते हैं। मिसाल के तौर पर वर्ड जो है वो सिनोनिम को ढूंढ, स्टूडेंट्स कहते हैं जी ये सिनोनिम है, इसको याद कर लेते हैं। तो सिनोनिम जी, स्लाइड नजर नहीं आ रही? स्लाइड तो नजर विजिबल है ना? अच्छा विजिबल है, यस यस यस, ओके। मुझे लगा नो सर कह रहे हैं तो शायद। तो दे फोकस ऑन जस्ट सिनोनिम विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि उनकी लेक्सिकल जो डिफरेंस है वो उसको देखना है। मिसाल के तौर पर ट्राई, एंडेवर, स्ट्रगल, अटेम्प्ट, स्ट्राइव, ये सारे वर्ड का जो मीनिंग है मे बी कोशिश है, लेकिन क्या ये एक ही कॉन्टेक्स्ट में यूज हो सकते हैं? या फॉर एग्जांपल आप किसी को के अपने बड़े भाई को मिलाना, तो आप क्या कहेंगे? मीट माय यंगर ब्रदर या मीट माय एल्डर ब्रदर। आप कहेंगे मीट माय एल्डर, बड़ा मतलब है उसका मायने बड़ा है, तो इसका मतलब है जी हम लार्ज ब्रदर कह दें, मीट माय लार्ज ब्रदर। हाँ, या उसको उसके सिनोनिम में यूज करें, टॉल ब्रदर आ गया जी, ठीक है कि नहीं? अच्छा, दो वर्ड्स देख लें फॉर एग्जांपल, जो एक्सपायर है, एक्सपायर हम यूज करते हैं ना किसी इंसान के लिए, मर जाने के लिए, डेड हो गया। आप कहते हैं जी फॉर एग्जांपल फला शख्स है, कोई भी शख्स है, एनीवन हैज, फॉर एग्जांपल समवन हैज एक्सपायर्ड, ठीक है। आप गाड़ी का लाइसेंस है उसके लिए कहेंगे माई लाइसेंस हैज एक्सपायर्ड, लेकिन आप लाइसेंस के लिए एक्सपायर्ड का लफ्ज तो लगा रहे हैं, लेकिन माई लाइसेंस इज डेड नहीं कहेंगे। यू नो दैट यू वोंट यूज द वर्ड डेड, माई लाइसेंस इज डेड। जबकि इंसान अगर डेड हो रहा है तो उसके लिए आप यू कह रहे हैं, यू आर यूजिंग द वर्ड कि माय 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 फॉर एग्जांपल फ्रेंड्स ब्रदर हैज एक्सपायर्ड, यूज ना, आप यूज करते हैं ना, माय फ्रेंड्स ब्रदर हैज एक्सपायर्ड, या फला पेशेंट जो था वाज इन हॉस्पिटल हैज एक्सपायर्ड नाउ, उसको डेड भी कहते हो, एक्सपायर्ड भी कहते हो। लेकिन यही एक्सपायर्ड जो लफ्ज है, डेड जो लफ्ज है, वो किसी डॉक्यूमेंट को के बारे में, एक्सपायर होने के बारे में, या द मेडिसिन इज एक्सपायर्ड, वहां पर डेड का लफ्ज नहीं लगाएंगे। गॉट माय पॉइंट? आप समझ रहे हैं? अब मेल और फीमेल में अगर आप देख लें तो फीमेल खातून को ही कहते हैं ना, राइट? समझ रहे हैं ना? मेल अगर लफ्ज लिखा हुआ है तो उसका फॉर एग्जांपल अगर आपको एंटोनिम लिखना है तो आप वो क्या लिखेंगे? मेल के आगे वुमेन तो नहीं लिखेंगे, मेल के आगे फीमेल ही लिखेंगे ना एंटोनिम। ये पूरी साइंस समझें।
There is a logicality behind that. Without understanding the logicality behind everything, this is called lexical sensibility. Students क्या करते हैं, synonym याद कर लेते हैं और हर वर्ड को एक synonym समझते हुए प्रेसी में भी और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में भी उसको करने की कोशिश करते हैं, राइट? और उसने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अंदर ये चीज चेक कर कि क्या आप कंटेक्चुअल क्लूज से उसका मीनिंग गेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो भी वर्ड दिया गया है, द वर्ड फॉलो, फॉलो का जो वर्ड है मस्ट नियरली मीन्स, अब नियरली मीन्स उसने कहा है, इट डज नॉट मीन मे बी 100% सिमिलर इन मीनिंग। नियरली के ऊपर फोकस करो। नियरली का मतलब ये है यानी क्लोजली रिलेटेड टू दिस इन मीनिंग, डज नॉट मीन इसका प्राइमरी मीनिंग 100% वैसा। ये भी जो हमने टेस्ट सीरीज के अंदर एंटोनिम्स सिनोनिम्स की जो लिस्ट थी तो उसमें हमने वाज़ेह लिखा हुआ था मोस्ट नियरली। मोस्ट नियरली को कोई नहीं ज्यूम कर रहा, सबकॉन्शियसली चल रहे हैं, एवरीबॉडी थिंक्स के ये एंटोनिम्स है और सिनोनिम का क्वेश्चन है, और उन्होंने सिनोनिम्स लिखे जो सिनोनिम्स के थे और एंटोनिम्स में भी यही किया और वो सारे गलत थे। मोस्ट नियरली को समझना है, राइट? मिसाल के तौर पर वो हो सकता है आपको दो ऑप्शंस दे दे जो दोनों सिनोनिम ही हैं, they fall in the category of synonym, but which one is most closely? जैसे कि मैं वर्ड एनालॉजीज पढ़ाते हुए कहता हूं कि नेचर ऑफ द रिलेशनशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट। मिसाल के तौर पर देयर इज ए वर्ड, देयर इज ए नाउन एलिफेंट, राइट? आप ये इसका जो यूज करेंगे, दिस इज एन एडजेक्टिव, सो दिस इज ए नाउन, दिस इज एन एडजेक्टिव, जाइंट, ठीक है जी। लेट्स सपोज अगर आपने ये जॉइंट की नेचर ना समझी कि ये जो एडजेक्टिव है ये किस किस्म का एडजेक्टिव है, अगर आपको ये चीजों के ऊपर गौर नहीं करते और आपको ये एडजेक्टिव ये दे देते हैं एनॉर्मस, अब ये भी एडजेक्टिव है, बट दिस इज वन व्हिच इज मोस्ट क्लोजली टू दिस पर्टिकुलर नाउन और एन एनिमल। इस एलिफेंट की जो आप अगर पिक्चर अपने ज़हन में लाओ, उसको विजुअल लेके आओ, उसका ज़हन में इमेज लेके आओ, तो यू वुड अंडरस्टैंड, आपका जो लॉजिकलिटी है वो भी आपको बताएगी कि दिस वर्ड इज क्लोजली रिलेटेड टू the description of this noun, this elephant, rather than that one. That is giving the giant word जो है उसके size के बारे में तो बात कर रहा है, enormous is giving a hint of everything about his, about the weight, about the volume, the height, you know, everything, isn't it? लग रहा है ऐसे कि नहीं लग रहा? सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको ये पूरी लेक्सिकल अंडरस्टैंडिंग हो कि ये क्या है। अच्छा, फिर वो कह रहा है कि जी द वर्ड फॉर मोस्टली मीन्स, तो आपको पहले कॉन्टेक्स्ट पे देखना है, वो वर्ड हैज टू बी सीन इन द कॉन्टेक्स्ट, वो कॉन्टेक्स्ट में कहाँ यूज हो रहा है उसके मुताबिक देखने की कोशिश करनी है कि क्या ये परसूर वर्ड है, इसके करीब आएगा, रिजल्ट आएगा, ज्वाइन इन आएगा, लिसन केयरफुली आएगा, कॉन्टेक्स्ट में देखना है। कॉन्टेक्स्ट आपको बताएगा कि क्लोजली उस कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक इनमें से कौन सा वर्ड है जो इस मीनिंग के क्लोजर पॉसिबल बन रहा है, उसको सिलेक्ट करने की कोशिश करें। So never just go hypothetically कि जी ये nearly means पूछ लिया तो synonym ही होगा। No, it may not be the synonym in the context as you assume. ये उस context में synonym नहीं होगा। I think this is clear now. The scientists are using a technique from electronics to control specific plants property, true, false or not given. अच्छा, ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये स्टेटमेंट वुमन आइट्स जैसे एग्जाम्स में आती होती है कि ट्रू या फॉल्स और नॉट गिवन ये कैसे लिखें। इसका बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला ज़हन रखें। दो चीजें ट्रू के बारे में, क्या वो लाइन एज इट इज वहां पर मौजूद है, यानी ये जो बात करें साइंटिस्ट आर यूजिंग ए टेक्निक फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स टू कंट्रोल समथिंग लाइक दैट, एक तो ये है बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा नजर आ रहा है, लोग उसको ट्रू मानते हैं। दूसरी चीज है कि द मीनिंग ऑफ दिस इज, जो भी उधर लाइन आप देख रहे हो इज गिविंग द सेम मीनिंग जो यहां पर है, एब्सोल्युटली सेम, तो इट इज ट्रू, 100% सेम है, ट्रू। इसी तरह उसके अगर 100% ऑपोजिट है, 100% ऑपोजिट, तो वो फॉल्स है 100%। बट इफ इट इज बिटवीन, देयर आर टू वेज, इफ इट इज इन बिटवीन दिस तो वो नॉट गिवन में आएगी, या वो ऑल टुगेदर उस पर कोई डिस्कशन ही नहीं हुई तो वही नॉट गिवन के कॉन्टेक्स्ट में आएगी। गॉट माई पॉइंट? यानी वो या तो उसके साथ 100% मैच कर रही है, इट्स ट्रू, उसके 100% ऑपोजिट है, फॉल्स, और अगर उसके 100% ना ही ट्रू है ना फॉल्स है, उस किसी बीच में फॉल कर रही है तो वो नॉट गिवन स्टेटमेंट।
और उसमें आपने ये कीवर्ड्स ही देखने, जैसे साइंटिस्ट आर यूजिंग ए टेक्निक फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स। अब वो टेक्निक इलेक्ट्रॉनिक्स से अगर नहीं है, और टू कंट्रोल द स्पेसिफिक प्लांट प्रॉपर्टीज अगर उससे रिलेटेड नहीं है, वो ऑप्शन बी की डिस्कशन ही नहीं हुआ, तो वो नॉट गिवन जाएगा। और इसके अगर ऑपोजिट चीज आती है, इसी चीज के ऑपोजिट अगर आएगी, 100% ऑपोजिट आएगी, ठीक है, मिसाल के तौर पर साइंटिस्ट आर नॉट यूजिंग, नॉट इवन यूजिंग, नॉट इवन ट्राइंग टू यूज, वो सारी चीजें फॉल्स हो जाए। अच्छा, अब रीडिंग के अंदर जो टेक्निक्स हैं, जस्ट वेट फॉर मोमेंट। सबसे पहले जब अपनी रीडिंग के अंदर टेक्निक, जो आप रीडिंग करोगे, तो जब पैसेज के अंदर जब चीज़ों को देखोगे, तो मैंने पहले जो चीज़ें बताई हैं वो आपने देखनी है। एक चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है, स्कैनिंग और स्किमिंग की बात, ये जो SQ3R लिखा हुआ था, इससे हटकर मैं बात करने जा रहा हूँ। I mean, should we scan or should we skim or should we do this or should we do intensive reading or extensive reading, right? The important thing is to be remembered that कि आप you cannot entirely rely on scanning and skimming. सबसे पहले तो आप ये याद रखें, अगर आप समझो कि entirely scanning and skimming पे जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। Definitely you have to go through the passage. But on the other hand, it does not mean कि आप बहुत ज्यादा intensive reading करने बैठ जाएंगे, ये भी नहीं होगा। You have to do objective scanning and skimming. ऑब्जेक्टिवली जाना है, यानी बिफोर दिस कि अगर आप क्वेश्चन पहले पढ़ लेते, इन 3 चीजों का इस्तेमाल करना है आप, यू नो, आईज, हैंड एंड ब्रेन, आपकी तीनों चीजें क्विकली चलेंगी, समझ आ गई? आपने तीनों चीजों को चलाना है, आईज, हैंड और ब्रेन, यानी आपके पेंसिल जो है वो कीवर्ड्स के ऊपर, क्वेश्चन के कीवर्ड्स के ऊपर भी है और पैराग्राफ के कीवर्ड्स के ऊपर भी चल रही है, और ब्रेन से आप साथ थिंकिंग प्रोसेस करो और आईज को आपने रखा है, तो आपको जो भी रेलेवेंट चीज उस क्वेश्चन के कीवर्ड से रिलेटेड, जैसे मैंने बताया था कि वहां पर वो डायरेक्शन दे रहे हैं और आंसर जो ऑप्शंस हैं उसके कीवर्ड जो हैं वो आपको इनवाइट कर रहे हैं कि यहाँ से आकर जा तलाश करो, या जो चीजें आपने अंदर अंडरलाइन की हैं वो आपको देखनी। सो आपने ऑब्जेक्टिवली रीडिंग करते हुए, ऑब्जेक्टिव का मतलब यह कि सिर्फ उसी रेलेवेंट पॉइंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को आप तलाश कर, स्कैन कर, एंड यू गेट दैट इंफॉर्मेशन, उसको अंडरलाइन कर, एंड इफ यू गेट दैट इंफॉर्मेशन, जब आपको मिल जाती है, फिर उस इंफॉर्मेशन को रीरीड करने की कोशिश करते हो कि क्या उसके कीवर्ड्स के मुताबिक वो मीनिंग बता रहा है, अगर वो इफ इट इज द मीनिंग अकॉर्डिंग टू दैट, तो देन यू सिलेक्ट दैट। जी, यू गॉट माय पॉइंट? जी, अब लेट मी गिव यू अ लिटिल एक्सरसाइज फॉर दिस। मैं एक एक्सरसाइज देता हूं आपको, अगर इस चीज को ध्यान में रखें। लेट मी ओपन द एक्सरसाइज। कीपिंग दिस इंफॉर्मेशन इन माइंड, ये मैं आपके सामने दिखा रहा हूं, ये आपको नजर आ रहा है पैसेज? ओके, अभी सुने मैं क्या करूंगा, मैं इसको फिर हटा रहा हूं। फॉर 3 मिनट्स मिलेंगे फॉर ईच पोर्शन। 3 मिनट, आपके सामने 2 पैसेजेस आएंगे, 3 मिनट्स फॉर ईच। विद इन 3 मिनट्स आपको आंसर तलाश कर, फॉर ईच, इट मीन्स इन टोटल देर आर 6 मिनट्स। तो मैं 2-3 पैसेज शॉर्ट से सिर्फ आपको कराऊंगा ताकि आपको एक आइडिया हो जाए। ये योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। इसको जरा एक दफा रीड कर लें।
आंसर आपने अपने पास रखने हैं, मुझे नहीं बताने, मैं पूछूंगा फिर आपने बताना है, ओके? जी, कर चुके हैं आप लोग? इफ यू आर डन विद दैट, डन? ओके, रीड द नेक्स्ट वन। ओके, ओके, अब टाइम को थोड़ा सा रिड्यूस कर लें, इसको जरा पहले देख लें। ये 4 ऑप्शंस हैं। द पैसेज इज द सेम, यहाँ पर पैसेज चेंज हो जाएगा 4 में।
ये हो गया. It's not tricky actually. It's not tricky. I move further. ये देख लें. ये भी आपने जो किया है, this was 2 and 4. 4 पैसेज में 2 और 4 क्वेश्चन था. और 5 ये जो आपके सामने आ रहा है. नंबर नोट कर लीजिएगा क्वेश्चंस का. थोड़ा सा इसको मैं यहाँ रखता हूँ, यहाँ पे नजर आ रहा होगा. यहाँ पर तो मैं बहुत शॉर्ट सा पैराग्राफ आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको ये समझ आ जाए कि ये कैसे करना है. You done? Okay, the last one. ये थोड़ा सा इसको अगर ये देख सकें. If it is clear तो मैं देख रहे हैं. एक छोटी सी एग्जांपल थी आप लोगों के लिए निकाली कि सो यू कैन सी एंड अंडरस्टैंड दैट. ये ओके. ये पढ़ लिए जो 8 नंबर पे नजर आपको आ रहा है. सॉरी. I have to scroll down. Let me know. मैं इसको scroll down कर लूंगा थोड़ा सा because the last option probably is not visible.
कर लिया आपने? ओके, वी हैव डन दैट, बट मैं लास्ट ऑप्शन कह रहा हूँ ना, क्योंकि आपने शायद देखा या नहीं देखा. ओके, यू हैव डन दैट. ओके, अब ये नंबर नोट कर लें जो क्वेश्चंस आपने किए हैं. एक क्वेश्चन नंबर इसी इसी तरतीब से आपने नोट किए. क्वेश्चन नंबर 6 और 8 है. Your numbers noted in the same way, 6 and 8 है. ओके, जो इधर नंबर नजर आ रहे हैं. ओके, जस्ट अ मिनट, मैं आपको आंसर्स बताता हूँ. जो इस तरतीब से आपने अगर नोट किए तो वही मैं बताऊंगा आपको. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 1, ये आप इसके साथ देख लो, ऑप्शन मैं बता रहा हूँ. 1 इज बी, ऑप्शन बी था, नोट कर लें. क्वेश्चन नंबर 1 इज ऑप्शन बी. क्वेश्चन 2 इज ऑप्शन नंबर डी. क्वेश्चन 3 ऑप्शन नंबर सी. क्वेश्चन 4 ऑप्शन नंबर सी. क्वेश्चन नंबर 5 ऑप्शन बी फॉर बैट. क्वेश्चन नंबर 6 जो है ऑप्शन सी है. क्वेश्चन नंबर 7 ऑप्शन डी है. और क्वेश्चन नंबर 8, आई थिंक 8 तक आए थे, तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ए है. इफ यू जस्ट प्लीज लेट मी नो योर रिजल्ट. तो मुझे थोड़ा सा रिजल्ट भी बता दें. ऑल करेक्ट, 1 रॉन्ग. का ठीक है जी, तमाम आंसर्स ठीक हैं. किरण का एक गलत है सिर्फ, मुदस्सर का एक गलत है. वेरी गुड जी. अब बताइए कैसा एक्सपीरियंस रहा रीडिंग का. ये छोटी सी टेक्निक्स जो मैंने अभी बताई आपको, ऑब्वियसली इन दिस स्क्रीनिंग टेस्ट, इन दिस फॉर दीज टाइप ऑफ पैसेजेस, जो मैंने आपको टेक्निक्स बताई कि इनसे अप्रोच करने की कोशिश करो रादर देन गेटिंग इंटेग्रेटेड इन रीडिंग. मेरे ख्याल समझ आ गया होगा कि कैसे इस तरह के पैसेजेस को अटेम्प्ट कर सकते हैं. Everybody's got the same result. Yeah. Okay, that's good. That's good. अब मैं क्विकली vocabulary की तरफ चलूंगा. Okay, I'm going to tell you something about vocabulary. Although I've delivered you the lecture in the class, but that would be a kind of revision for some of the students, but obviously for most of the students it would be something new. और आपको इसको समझना है. देखो, दो चीजें आती है vocabulary के अंदर ना. vocabulary के अंदर आपको ये समझना, मैं 2-3 चीजें टेक्निक्स बताता हूँ, बड़ी सिंपल सी. आपके 2 चीजें हैं. एक है आपने vocabulary याद करनी है. कौन सा जी? नहीं, वो मैं डिस्कस नहीं कर पाऊंगा, हमें ना, वो कैसे पॉसिबल. अभी तो ये फिर वो पूरी ये लेक्चर जो चीज़ चल रही है इसके ऊपर फोकस होगा, वो मेरे सामने होना चाहिए, सामने आना चाहिए, फिर ही डिस्कस कर सकते हैं. अभी तो वो मेरे सामने उसकी डिटेल्स नहीं है, मुझे देखनी पड़ेगी, फिर वो देख के बताऊंगा मैं आपको. कर लो, अगर मुझे टाइम मिला तो मैं ये देख लेता हूँ. पहले मैं लेट मी फिनिश दिस. पहले मैं ये लेक्चर कर लूँ ये कंप्लीट, क्योंकि टाइम शॉर्ट है. मैं देख लेता हूँ अगर इफ आई वुड बी एबल टू. ठीक है. ओके. इन इन वोकैबुलरी के अंदर ना आपको चीज़ क्या करनी है. देखो, एक है आपने याद करना है, वर्ड याद करने हैं, और दूसरा आपने वर्ड्स अटेम्प्ट करने हैं. यू हैव टू लर्न देम बाय हार्ट एंड देन यू हैव टू डेफिनेटली अटेम्प्ट द क्वेश्चंस, obviously the multiple choice question of the vocabulary. But there are two ways to learn. You know, the one is senseless memorization. ठीक है जी. And the second is sensible memorization. ठीक है जी. Sensible memorization. Which one is, you know, a kind of a doable thing? Which one is of advantage to you, of a great advantage to you? कौन सी आपके लिए बेहतर होगी? This one is not. I don't approve this. Senseless memorization means, of course, you are, memorizing each and everything without knowing, the very meaning of this, the very usage of that particular word. जैसे कि अक्सर लोग करते हैं, synonyms को याद कर लेते हैं.
right? Senseless memorization means you don't know anything about that particular word. You have crammed the material, you know, but uska function kya hai, uska maqsad kya hai, you are blind to that. Sensible memorization is obviously correct, which is basically you program your mind. It's like programming your mind. It is the part of your everyday usage. It is the part of your cognitive ability. आपकी यूज होगा, आपकी डेली जो आपकी रूटीन है, जो डेली एक्सपीरियंसेस करते हैं एज फार एज लैंग्वेज इज कंसर्न, उसको आप यूज करते हैं. दैट इज कॉल्ड सेंस मेमोराइजेशन, बिकॉज यू हैव टू मेक सेंस, एंड मेकिंग सेंस यू हैव टू यूज दैम. यू हैव टू यूज फॉर अ पर्टिकुलर पर्पज. आप इसको पर्टिकुलर पर्पज के लिए यूज करते हैं. तो दैट इज कॉल्ड माइंड कंडीशनिंग. सेंसिबल मेमोराइजेशन इज इंपॉर्टेंट. और उसको याद करने का कोई तरीका होगा. ठीक है जी. वो याद कैसे करेंगे आप, ये आपको पता होना चाहिए कि आपने जितने भी आज तक वर्ड सीखे हैं वो कैसे सीखे. Now, what unfortunately most of the students do is कि वो वर्ड उठाते हैं, उसका मीनिंग देखते हैं, और मीनिंग देख के फौरन उसको एक दो दफा याद करते हैं, मतलब क्रैम करने की कोशिश करते हैं, और उसके बाद सेंटेंसेस लिखने की कोशिश करते हैं. बट व्हाट happens, it is short lived. They forget about that. They have not undergone the process of consultation of dictionary. डिक्शनरी का पूरा प्रोसेस ऑफ कंसल्टेशन तो किया ही नहीं. यानी फॉर एग्जाम्पल इफ यू लुक एट द वर्ड, सबसे पहले तो एक बात आपको ये ज़हन में होनी चाहिए कि किसी भी वर्ड के दो मीनिंग्स हैं बेसिकली, द प्राइमरी मीनिंग एंड द सेकेंडरी मीनिंग. यू सी, देयर इज अ प्राइमरी मीनिंग ऑफ अ वर्ड एंड देयर इज अ सेकेंडरी मीनिंग ऑफ अ वर्ड. ठीक है जी. प्राइमरी मीनिंग वो होगा विच इज देयर इन द डिक्शनरी, right, and has not been derived from anything. For the first time it is occurring, it is in a sequence, it is there in the dictionary, it has not been derived from anywhere. ये किसी जगह से ड्राइव नहीं किया गया. ये प्राइमरी मीनिंग. सेकेंडरी मीनिंग वो होगा विच इज नॉट स्पेसिफाइड इन द डिक्शनरी. इसका मीनिंग कहीं से ड्राइव किया गया. पहली तो ये बात ध्यान में रखनी चाहिए. एक चीज. दूसरी, यानी प्राइमरी और सेकेंडरी मीनिंग. अच्छा, अब जब आप डिक्शनरी को कंसल्ट करते हो तो सबसे पहले आपको डिक्शनरी में देखना चाहिए कि ये वर्ड क्लास क्या है. वर्ड क्लास, ये कुछ चीजें होती है जिससे डिक्शनरी कंसल्ट आप सही करते हो. यानी प्राइमरी मीनिंग एंड सेकेंडरी मीनिंग के दरमियान डिफरेंस करना. नंबर वन, द प्राइमरी मीनिंग इज व्हाट, विच इज इन द सीक्वेंस, और फर्स्ट टाइम देयर इन द डिक्शनरी, इट इज देयर इन द डिक्शनरी एंड हैज नॉट बीन ड्राइव्ड फ्रॉम एनीथिंग एल्स. किसी और जगह से नहीं आया. राइट, किसी भी सोर्स से नहीं लिया गया उसको. वो उसका बेसिक मीनिंग है. दैट इज कॉल्ड प्राइमरी मीनिंग. जबकि सेकेंडरी मीनिंग का मतलब क्या मैंने बताया, विच इज नॉट स्पेसिफाइड इन द डिक्शनरी. वो कहीं और से लिया गया. इट हैज बीन ड्राइव्ड फ्रॉम एनी अदर सोर्स, एनी अदर वर्ड, वहां से लिया गया है. तो एक चीज आपको ये ध्यान में रखनी है प्राइमरी मीनिंग के बारे में. और इसके बाद दूसरी चीज, जब आप वर्ड को कंसल्ट करते हो, याद करते हो, उसकी आपको पहले उसकी जो वर्ड क्लास है, बिलोंग्स टू नाउन, यानी वो नाउन है या वो वर्ब है. मेरी स्क्रीन हैंग तो नहीं होगी? मेरी आवाज आ रही है आपको? एम आई ऑडिबल? ओके, ठीक है. अच्छा, दूसरी चीज आपने क्या देखनी है कि उसकी क्लास के, वर्ड क्लास के, वो नाउन है, वो वर्ब है, क्या उसका एडजेक्टिव है, वो एडजेक्टिव में कैसे यूज हो रहा है, एज एन एडवर्ब कैसे यूज हो रहा है. फिर उसकी फोनेटिक सिंबल्स, ताकि आपको उसकी एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन पता चले. ठीक है. द थर्ड थिंग इज, और द फोर्थ थिंग इज, फिर उसके जो प्राइमरी मीनिंग के मुताबिक सेंटेंस बना, उसको देखना, उसको समझना. प्राइमरी मीनिंग के मुताबिक जो सेंटेंस बना है वो देखना. फिर उसके प्राइमरी मीनिंग से जो कंट्राडिक्ट करता हो, एग्जैक्ट ऑपोजिट है, जैसे एंटोनिम कहते हैं, एग्जैक्ट एंटोनिम, वो देखना. प्राइमरी मीनिंग से मैच करता हुआ जो वर्ड है सिनोनिम, वो देखना. तो जब आप प्राइमरी मीनिंग से रिलेटेड, पहले आप वर्ड से उसको अलग कर लेते हो, सेपरेट कर लेते हो, द एंटोनिम्स एंड द सिनोनिम्स. ठीक है. तो उस वर्ड की आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है. मेरी बात समझ रहे हो? अच्छा जी, ठीक है.
उसकी मिसाल के तौर पर देखो ना, एक आपको प्राइमरी मीनिंग है लव, फॉर एग्जाम्पल एक वर्ड है अबंडेंस, ठीक है, और उससे रिलेटेड जो प्राइमरी मीनिंग के साथ मैच करता है वर्ड, वो आप निकाल लेते हो। अबंडेंस के साथ आप वर्ड्स तो कई से लगा सकते हो सिनोनिम्स में, वोलुमिनस, बाउंटीफुल, एक्सेस, लॉथरा, ठीक है जी, कई वर्ड्स निकाल सकते हैं। उसके प्राइमरी मीनिंग से कौन सा मैच कर रहा है वर्ड, दैट इज टू बी फाउंड, उसको लैदा करना। इसी तरह उसके प्राइमरी मीनिंग से जो उसके ऑपोजिट है, एंटोनिम है, वो निकाल लेना। क्या हो सकता है जी अबंडेंस का, अबंडेंस के वर्ड्स तो कहीं आएंगे, स्कार्स आ जाएगा, स्कैनडी आ जाएगा, रिसोर्सलेसनेस आ सकता है, ये भी एंटोनिम्स है, लेकिन जो एग्जैक्ट मीनिंग से मैच करेगा वो कौन सा है, स्कार्स। यू गॉट इट। तो कोई भी जो वर्ड है उसका पहले प्राइमरी मीनिंग, उसके हिसाब से आपने सिनोनिम्स अलग किए, फिर उसके जो प्राइमरी मीनिंग से के ऑपोजिट है, एंटोनिम है, उसको अलग किया। उसके बाद जो आते हैं वो सिनोनिम वेरिएंट की कैटेगरीज में आ जाए, ठीक है। उसके बाद फिर आपने ये देखना है कि वर्ड के जो मीनिंग्स हैं वो पॉजिटिव मीनिंग्स, नेगेटिव वर्ड्स या न्यूट्रल वर्ड्स, इस हिसाब से देखना। पॉजिटिव मीनिंग दे रहा है या वो नेगेटिव मीनिंग दे रहा है। इन अंडरस्टैंडिंग के साथ आपकी जो लेक्सिकल सेंसिबिलिटी है वो इंक्रीज होती है। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि डिक्शनरी कंसल्ट कैसे करते हैं। उसके बाद आ जाता है कि अब वो जो वर्ड्स अगर आपने सही तरीके से कंसल्ट कर लिए, उनको मेमोराइज कैसे करना है। यू हैव टू मेमोराइज देम इन ए सेंसिबल वे, एंड देयर आर सर्टेन टेक्निक्स, ये सेंसिबल तरीके से आप उनको याद कर सकते हैं। जब याद कर लेंगे तो फिर उसके बाद आ जाएगा कि उसको अटेम्प्ट कैसे करना। नाउ कैन यू सी दिस स्लाइड, दिस स्लाइड, ये दो तीन टेक्निक्स इसमें से मैं बताता हूँ आपको, ये ज़हन में रखनी है। मिसाल के तौर पर आपने एक वर्ड का जो प्राइमरी मीनिंग है देख लिया, राइट, एंड फॉर द फर्स्ट टाइम यू हैव सीन दैट वर्ड, यू हैव कंसल्टेड दैट वर्ड एक्चुअली, चेक दैट वर्ड इन डिक्शनरी, और उसके प्राइमरी मीनिंग को समझ लिया। अब आपने उसके प्राइमरी मीनिंग के मुताबिक, आई मीन अपेरेंटली ये लगती है कि टेक्निक बड़ी थोड़ी सी लंबी चौड़ी होगी, लेकिन दिस इज लॉन्ग लास्टिंग, दिस इज नॉट शॉर्ट लिव्ड, वेयरएज जो क्रैमिंग है वो शॉर्ट लिव्ड है, वो थोड़ी देर के लिए तो आप याद कर लेते हैं तो कुछ अर्से के बाद भूल जाती है। ऐसे वर्ड जो है वो फॉर लॉन्ग टाइम, ऑब्वियसली दे आर द पार्ट ऑफ योर योर कॉग्निटिव एबिलिटी, you won't forget them for long time, and even somewhere, for example, you cannot recall the word into mind, so there is a way to recall, उसका एक तरीकेकार है, वो मैं भी आपको बताता हूँ। तो जो भी आपने फॉर एग्जांपल पहले टेक्निक ये है कि वर्ड आपने लिया, उसका प्राइमरी मीनिंग चेक किया, जिस तरीके से मैंने बताया पूरी तरीके से जब समझ लिया, उसको स्केच कर लिया लाइक दिस, स्केच द वर्ड, वर्ड को स्केच कर लिया उसके मीनिंग के हिसाब से, जस्ट लाइक दिस। दिस इज वन ऑफ द टेक्निक्स दैट आई एम टेलिंग यू, कि उसके मीनिंग को ध्यान में रखा, उसकी स्केचिंग कर ली। व्हाई? बिकॉज ह्यूमन माइंड सेंसेस द पिक्चर, दिस इज व्हाट आई टोल्ड यू इन माय क्लासेस आल्सो, ह्यूमन माइंड सेंसेस द पिक्चर। आपके ज़हन में जितने भी वर्ड्स हैं वो बेसिकली साउंड्स हैं ब्रेन के लिए, बट इन एसोसिएशन विद सम ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी चीज है, या इन एसोसिएशन विद सम इमोशंस, इन एसोसिएशन विद सम इवनिंग, सम हैपनिंग्स, उसके साथ आपके ज़हन में बैठे, एंड दे अकर टू योर माइंड ऑटोमेटिकली when you have to speak, when you have an idea to say something, जब आपके ज़हन में होता है, राइट। तो वो ऐसे नहीं वर्ड्स बैठ के, बचपन में भी जब वर्ड याद किए थे इसी तरीके से बैठ रहे थे आपके ज़हन में, एक एक वर्ड आपको पहले याद करवाना शुरू किया था, वो मैंने लास्ट पहले लेक्चर में आपको बताने की भी कोशिश की थी। अच्छा, तो इस तरीके से आप उसको स्केच कर रहे हैं, डिफरेंट वर्ड्स को स्केच कर, वंस यू हैव राइट इन फ्रंट ऑफ यू डिफरेंट वर्ड्स, और जब भी करें 2, 4, 6 वर्ड्स, 8 वर्ड्स, 10 वर्ड्स, 12 वर्ड, जो आसानी से आप कर सकते, ठीक है, या 3, 6, 9, 12, इस तरह से इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप करना, और उनको लिखना भी इन द फॉर्म ऑफ ए ग्रुप है। सो व्हाट वंस यू हैव ड्रॉन द स्केचेस अकॉर्डिंग टू द प्राइमरी मीनिंग ऑफ दोस वर्ड्स, सो दैट यू अंडरस्टैंड कि इसका मीनिंग क्या है, उसका मीनिंग इन एसोसिएशन विद द पिक्चर आपके ज़हन में बैठ जाएगा। फिर वो ग्रुप की शक्ल में आपने एक शॉर्ट सेंटेंस में यूज कर, शॉर्ट पैराग्राफ की शक्ल में यूज करना है। द पैराग्राफ कुड बी ऑफ 2, 3 लाइन्स, वेयर यू यूज देम टुगेदर, creating a story involving some emotions in it, creating some story or emotions or event, when creating an event, creating a story and then involving some emotion into that,
जब आप उस तरीके से याद करने की कोशिश करोगे तो वो लॉन्ग लास्टिंग होंगे। नंबर 1। नंबर 2, इसका साइकोलॉजिकल तरीका ये है, इसका फायदा ये है कि जब आप एक वर्ड याद करोगे तो लेट्स सपोज जैसे ये वर्ड इंट्रीगिंग है, अगर इसका मीनिंग आपको भूल जाता है, ठीक है जी, इंट्रीगिंग वर्ड भूल जाता है, इसका मीनिंग एग्जैक्ट भूल जाता है, तो आप किसी भी कॉन्टेक्स्ट में अगर ये सारे वर्ड्स देख रहे हैं तो वो एक या उस स्टोरी को रिकॉल करेंगे तो इंट्रीगिंग का मीनिंग आपको जेहन में आ सकता है। द मोमेंट यू रिकॉल टू योर माइंड दैट स्टोरी, कि वो स्टोरी क्या थी, तो वो स्टोरी में जब आप दोहराएंगे तो उसका मीनिंग जो है वो आपके सामने आ सकता है। तो बेसिकली आपके जहन से ये जाता नहीं है मीनिंग, परमानेंटली आपके जहन में बैठ जाता है। तो 2, 4 या 6 या 3, 6, 9 इस तरह से वर्ड्स करके जितने आसानी से याद रखते हैं, उसको जब आप स्टोरी क्रिएट करेंगे, राइट इट ऑन टू द पेपर, उसको पेपर पे लिखें, बोलते हैं उसमें डिस्कशन करते हुए उनको याद करने की कोशिश करें। गॉट माय पॉइंट? जी समझ आ रही है कैबरी को कैसे एक याद करने का तरीकाकार क्या होगा? तो एक पिक्चर्स के जरिए आप उन वर्ड्स को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। दूसरी चीज, एक ये है याद करने का तरीका कि मोफोलॉजी के जरिए, वर्ड पार्ट एनालिसिस के जरिए, वर्ड पार्ट एनालिसिस के जरिए वोकैबुलरी को याद करने की कोशिश करो। आई मीन फॉर एग्जांपल यू लुक एट द रूट वर्ड का मीनिंग देखा आपने, उसके प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस को देख लिया। सफिक्सेस जो हैं दे टॉक अबाउट द वर्ड क्लास, whereas the prefixes are concerned वो पोलैरिटी की बात करते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव। इससे वर्ड के पॉजिटिव होने का, नेगेटिव होने का भी पता चल जाता है। ये भी एक याद करने का तरीका है कि उसके प्रीफिक्सेस को, सफिक्सेस को देख के, वर्ड क्लास को देख के, उसके पॉजिटिव नेगेटिव को देख के, उसके रूट वर्ड को देख के आप जेब में बैठा लेते हैं। एक ये तरीका है। और डेफिनेटली फिर ये चीज़ जो है वो आपको जब आप जाते हो अटेम्प्ट करने के लिए, अगर किसी क्वेश्चन को करते हो, वोकैबुलरी को करते हो, तो आपको उसके रूट वर्ड को एनालाइज करने या उस वर्ड के जो पॉजिटिव नेगेटिव उसको एनालाइज करके, वर्ड क्लास को एनालाइज करके, आप एक कम से कम अगर आपको पूरी लिस्ट के अंदर मीनिंग नहीं भी आती, वर्ड के लिस्ट जो आपको ऑप्शन दी गई उसको मीनिंग नहीं आती, तो कम से कम एक इंटेलेक्चुअल गेस करोगे। इलॉजिकल किस्म का, इरेशनल किस्म की आप गेसिंग नहीं करेंगे। ठीक है जी, यू गॉट माय पॉइंट? आप उसकी इलॉजिकल गेसिंग नहीं करेंगे। आप क्या करेंगे, मिसाल के तौर पर मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि फॉर एग्जांपल ये जैसे ये वर्ड है, आपको नजर आ रहा है एंटोनिम सिनोनिम्स में, फॉर एग्जांपल ये एक वर्ड दे दिया गया आपको, यू नो। तो सबसे पहले तो आपको पता है कि वर्ड जब आपके सामने होते हैं तो एलिमिनेशन टेक्निक, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट की, कि जितने भी इररिलेवेंट वर्ड्स हैं पहले वो निकालते हैं। इररिलेवेंट वर्ड्स कैसे निकालेंगे? नंबर 1 कि आप अगर फॉर एग्जांपल ये ऊपर वर्ड है बल्वर्क, ये नाउन है सपोज, और ये है, बल्कि एक्चुअली ये है तो नाउन का आंसर जो है वो इधर ऑप्शंस के अंदर नाउन नहीं होना चाहिए। एक्सेप्शंस आर देयर बट 99.9% द ऑप्शन इज नाउन। ठीक है जी। अब सपोज नाउन ही है, तो आपने अगर वर्ड्स को जब याद किया अलॉन्ग विद द मीनिंग, उनकी वर्ड क्लास और पॉजिटिव और नेगेटिव के मीनिंग के हिसाब से आपने उनको याद किया, तो आप सबसे पहले तो वो निकाल दो वर्ड जो एडजेक्टिव्स हैं। अगर इस लिस्ट के अंदर कोई एडजेक्टिव है तो वो निकाल, एलिमिनेशन टेक्निक। अगर कोई एडवर्ब है वो निकाल दो उसमें से, उसका कोई लिंक ही नहीं है। अगर कोई वर्ब है उसको निकाल दो, ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। ठीक है। इसी तरह से जो पॉजिटिव है या नेगेटिव है उस सेंस से उसमें से आप निकाल दो। तो सबसे पहले ऑप्शंस को मिनिमाइज करो, राइट, एंड व्हेन द ऑप्शन विच ऑप्शन इज लेफ्ट, उसमें से आपने लॉजिकलिटी, ये उस वक्त है जब आपको मीनिंग नहीं आता, आपको किसी वर्ड का मीनिंग नहीं आता, when you don't know the meaning of any word, then you look at the root word। रूट वर्ड्स जो हैं, रूट को देखो, जो उसका वर्ड रूट है वो उसको देखो, उसके मुताबिक आप उसको उसको रिकॉल करो कि अगर आप इसको सेंटेंस में यूज करोगे तो कैसे यूज करो, हाउ वुड यू यूज दैट, उससे सेंस करने की कोशिश करो।
तो इस तरीके से आप ट्रिक्स को डिकोड कर सकते हैं। दूसरा जो तरीका है याद करने का, तो जैसे विल वर्क है, तो ये ऑब्वियसली ये तो सिंपल है, ये नाउन है, ये नाउन है, डिफेंस इज अ नाउन, तो ये यू कैन बी यूज, डिफेंस इज द आंसर ऑफ दिस, बट दिस इज कैपिटुलेट इज वर्ब, इज एलिमिनेटेड, स्क्योरेबल इज एन एडजेक्टिव, इज एन लेबल, ठीक है, और डिफेंस इज द लास्ट वर्ड विच इज अ नाउन, दैट इज एन ऑप्शन फॉर दिस। ये प्रीफिक्सेस की छोटी सी एग्जांपल मैं दे रहा हूँ दिखाने के लिए कि ये देखो, ये सारे जो प्रीफिक्सेस हैं ये नेगेटिविटी को शो करते हैं, ये जितने भी वर्ड्स हैं नेगेटिव कॉनोटेशन दे रहे हैं, राइट। एक छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ, इस तरीके से आप जब वर्ड्स देखते हो तो ये आप देख लिया करो कि वो वर्ड्स जो हैं वो किस मीनिंग में आ रहे हैं, नेगेटिव कॉनोटेशन दे रहे हैं या पॉजिटिव दे रहे हैं, आई मीन, ठीक है। दिस वन, दिस टॉक्स अबाउट द सफिक्स, टॉक्स अबाउट दे टॉक अबाउट द वर्ड क्लास। ये नाउन जो वर्ड्स हैं उनके आखिर में आपको ये नजर आएगा, सो दीज वर्ड्स आर नाउन्स, ये जो है जिसके एडजेक्टिव्स हैं, ये यू कैन सी दैट, मैंने नीचे एग्जांपल भी दी है। एक और जो वोकैबुलरी का तरीका है, वोकैबुलरी को याद करें जरूर, बट सेंसलेसली नहीं याद करें, क्रैमिंग के जरिए नहीं, एक लॉजिकल तरीके से जो मैं बता रहा हूँ समझ कर वर्ड को याद करें, ताकि आपको वर्ड्स जो हैं वो याद भी फॉर लॉन्ग टाइम हो और उनको अटेम्प्ट करना भी आसान। और जब आप अटेम्प्ट करें तो पैनिक होकर अटेम्प्ट करने की कोशिश नहीं करनी आपने वोकैबुलरी को पैनिक होकर अटेम्प्ट नहीं करते, उसको समझने की कोशिश करते हैं, लॉजिकलिटी के साथ देखने की कोशिश करते हैं, उनके पॉजिटिव नेगेटिव कनोटेशंस को ज़हन में रखने की कोशिश करते हैं, उनकी वर्ड क्लास को ज़हन में रखने की कोशिश करते हैं, ठीक है जी। होमोनिम्स या होमोफोन्स की सूरत में देखने की कोशिश करते हैं। आई मीन ये सारी बातें मैंने क्लास के अंदर डिस्कस की हुई हैं। तमाम ऑप्शंस को इस तरह से एग्जामिन करते हैं, particularly in a case when all the options are new for you, you haven't seen them, उनको अभी आपने कभी देखा नहीं, तो एक लॉजिकल तरीके से आप उसको डिकोड कर सकते हो। अच्छा जी, द नेक्स्ट टेक्निक इज, दिस इज कॉल्ड सिमेटिक मैपिंग। ये नजर आ रही है जी टेक्निक, ओके जी, ठीक है, मैं वेट कर रहा था इसलिए मैंने कहा आपका जवाब आ जाए। सिमेटिक मैपिंग, अब ये भी बड़ी जबरदस्त टेक्निक है याद करने के लिए, एंड दिस वुड ऑल्सो इंक्रीज योर लेक्सिकल सेंसिबिलिटी। सिमेटिक में मतलब आपने एक वर्ड ले लिया, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये परसिस्ट वर्ड है, यू जस्ट राइट इन द मिडल, और उसके गिर्द इस किस्म का एक पूरे यानी एक ग्राफ की सूरत में लाइंस लगा लें, और सबसे पहले तो इस वर्ड के आगे इधर ब्रैकेट में, अगर आपको एरो नजर आ रहा है तो देखें, इधर यहाँ पर आपने इसको लिखना है, वर्ड क्लास लिखने की कोशिश करनी है, ये वर्ब है, ये नाउन है, वट एवर इट इज, यू जस्ट राइट हियर, एंड बिलो यू राइट द प्राइमरी मीनिंग ऑफ दिस, फर्स्ट प्राइमरी मीनिंग, एंड देन अकॉर्डिंग टू द प्राइमरी मीनिंग अगर कोई इसका सिनोनिम है तो वो यहाँ पर 1, 2 और 3 व्हाटसोएवर वो यहाँ पर आप लिखोगे, और जो उसकी प्राइमरी सिनोनिम मीनिंग के मुताबिक सिनोनिम नहीं है, बट दे आर द सिनोनिम, they are the synonym, they may be the secondary meaning के मुताबिक है, you just write here 1, 2 or 3. The same case here, antonym की तरफ भी आप करोगे, जो प्राइमरी मीनिंग के बिल्कुल ऑपोजिट एंटोनिम है वो यहाँ लिखते हो, and then you write the other antonyms, वो यहाँ लिखते हो, and you may write the sentences also प्राइमरी मीनिंग के मुताबिक और उसके ऑपोजिट के मुताबिक, यानी सिनोनिम के मुताबिक भी और उसके एंटोनिम के मुताबिक ये लिख लेते हो। अब आपके पास एक वर्ड नहीं है, एक वर्ड नहीं है, बेसिकली उस से रिलेटेड आपके पास, फॉर एग्जांपल अगर आपने दो यहाँ लिखे हैं, दो सिनोनिम्स प्राइमरी सिनोनिम्स लिखे हैं और दो सिनोनिम वेरिएंट्स लिखे हैं, तो 4 वर्ड्स हो गए, 5 वर्ड्स ये हो गए, 2 यहाँ पर अगर लिखते हो, 2 यहाँ पर लिखते हो, तो ये आपके पास 9, तो ये तकरीबन 9 से 10 वर्ड आपके पास मौजूद है, राइट, बोथ द सिनोनिम्स एंड द एंटोनिम्स, एंड द वे वंस यू हैव राइट देम डाउन, यू हैव रिटन देम डाउन ऑन टू द पेपर, उसको भी फिर उसी तरीके से एक स्टोरी क्रिएट कर लो जिसमें एंटोनिम और सिनोनिम दोनों प्रॉपर्ली यूज हो रहे हैं। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को वो एक छोटी सी स्टोरी क्रिएट करके उसके अंदर लिखने की कोशिश कर। तो छोटा सा एक सेंटेंस है, द टाइम चेंजेस वेरी क्विकली, इट इज ऑलवेज अनप्रेडिक्टेबल,
when your friends will become your foe. अब ये देखो friends जो है वो वर्ड है और उसका जो एंटोनिम है वो foe है. When your friends become your foe. तो एक ही जो मतलब सेंटेंस के अंदर आपने एक एंटोनिम यूज कर लिया, वर्ड यूज किया, उसका एंटोनिम यूज कर लिया, उस तरीके से याद कर लिया. ठीक है. You may have many friends, but one may not be your closest companion unless you कह लो कि unless you lived with them for a long time in close association and observe them, observe their behavior and different changing circumstances. अब आपने वो फ्रेंड भी देखा, उसके लिए कंपेनियन भी देखा, तो अब उसकी जो सिनोनिम और सिनोनिम वेरिएंट की अंडरस्टैंडिंग है वो सेंटेंस, तो उसकी मीनिंग को समझने के बाद अगर आप लिखोगे तो वो आपके ज़हन में पेनिट्रेट कर जाएगी कि अच्छा ये वर्ड जो है इसके जो सिनोनिम है कौन से हो सकते हैं और उसको किस लेक्सिकल कॉन्टेक्स्ट में यूज किया जा सकता है. यू गॉट माय पॉइंट जी. एक टेक्निक ही होगी. ओके ओके जी. तीसरी चीज जो है, द नेक्स्ट वन इज वर्ड पैरामीटर्स. ये लास्ट ऑप्शन जो है इसको देखो, वर्ड पैरामीटर्स, यानी प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस के हिसाब से जो आपके पैरामीटर्स बन सकते हैं. जैसे कि COM, दिस इज द प्रीफिक्स, और इससे प्रीफिक्स से शुरू होते हुए जितने भी वर्ड्स हैं, लेट्स सपोज मैंने यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन लिखे हैं: कंप्लाई, कंप्लेन, कंप्रोमाइज, कंप्यूटर. you write 4 words, 5 words, 6 words, 7 words, whatever, जो आप इजीली उनको याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं. एक तो उनके प्रीफिक्सेस से मैच करते हुए, यानी पूरा पैरामीटर बना लें, उनकी पूरी एक लिस्ट बना लें इकट्ठी. ठीक है. तो इससे भी आपकी एक तो वोकैबुलरी याद हो जाएगी, आपको पता चल जाएगा एक ही साउंड से जो प्रीफिक्स से साउंड आ रही है उसके मुताबिक आपको वर्ड्स आ गए. दूसरे उनको अगर आप यूज करोगे, ठीक है, उनको एक उसी तरीके से पैराग्राफ की फॉर्म में या छोटी सी एक लाइंस की फॉर्म में यूज करने की कोशिश करो, तो एक इन एसोसिएशन विद ईच अदर याद हो जाए. फॉर एग्जांपल आई हैड सम प्रॉब्लम. मैंने लास्ट टाइम बताया था कि जैसे आई वाज वर्किंग ऑन माय very important project and suddenly my computer went, broke down, and I submitted a complaint to the IT department. We're supposed to comply with my um, request or complain. Since they didn't respond immediately, my whole project, my whole software was compromised. Something like this. So there is another way कि उनकी prefixes या suffixes की बेस के ऊपर एपिक पैरामीटर क्रिएट करते हो, 4, 6, 8, 10, 12 वर्ड्स का, और उनके मीनिंग देखते हो. मीनिंग देखने के बाद उसको एक लिस्ट की फॉर्म में उस पूरी लिस्ट को यूज करते हो एक छोटे से पैराग्राफ में. बाय क्रिएटिंग दिस, एज आई सेड अर्लियर, पूरी एक स्टोरी क्रिएट कर लेते. वो इट कुड बी अपकमिंग इवेंट, इट कुड बी इन द इवेंट ऑफ द पास्ट. उसमें कोई इमोशन ऐड कर लेते हो, किसी फॉर्म में, ताकि वो आपकी एक मेमोरी का लॉन्ग लास्टिंग पार्ट बन जाए. इस तरीके से आप उस वर्ड को याद कर लेते हो. जी क्लियर होगी बात? अच्छा मुझे ये बताओ, आपको ये क्लास खत्म होने के बाद आप उसके ऊपर LMS के ऊपर आपके पास आ रहे हैं टेस्ट प्रैक्टिस के लिए, क्वेश्चंस कर रहे हैं? अमीन आप पहले दिन से मेरी क्लास ले रही हो? यू बीन टेकिंग क्लास सिंस द डे 1? अच्छा, तो उस दिन कंफर्म नहीं किया था कि ये अपलोड होंगे क्वेश्चंस आपकी प्रैक्टिस के लिए? जी
I'm not sure about that, but you just please let me know. Okay. नहीं, she said yes, she would confirm later, but मुझे नहीं पता, आपने confirm नहीं किया था उनसे दोबारा? ये पूछ लेना चाहिए था ना आपको, उनके प्रैक्टिस टेस्ट के लिए दिए होंगे, प्रैक्टिस के लिए जो बताए हैं। ओके, ठीक है, ऐसे कर लें। दे आर नॉट देयर, ठीक है, उनसे कंफर्म कर लीजिएगा, और अगर ये अपलोड होते हैं एलएमएस के ऊपर तो आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है, सारी चीज़ जितनी भी मैंने ग्रामर से रिलेटेड लेक्चर दिए, जो वोकैबुलरी का लेक्चर था, जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का, तो ऑप्शंस दिए जाएंगे, टेस्ट दिया जाएगा, अगर वो है तो उसको जरूर करने की कोशिश करो। सो आई थिंक जो इस स्क्रीनिंग के अंदर, चूंकि सारी चीज़ें आपने ऑलरेडी पढ़ ली हैं, सारी डिटेल में डिस्कशन हो चुकी है क्लासेस के अंदर, सो वट एवर वॉज पॉसिबल इन ए शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम, जो आपको चीज़ें जनरली बता सकते हैं हाईलाइट करके, वो हमने आपको बता दी हैं। अब नाउ यू आर टू अटेम्प्ट, यू आर टू प्रैक्टिस फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर यू गो फॉर द टेस्ट। अच्छी प्रैक्टिस करें इन चीज़ों के मुताबिक, और व्हाट शुड आई से, आई थिंक आई शुड से बेस्ट ऑफ लक ओनली। चले, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। You got revised. Acha, for some this is the revision. Obviously, it's kind of a revision. जी क्वेश्चन जी, अमीना बताओ जरा, अमीना के मैं जरा देख लूँ जी, अमीना, यस 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 यस, प्लीज प्लीज प्लीज। जी मुझे देखता हूँ, मैं देखता हूँ, मुझे एक मिनट, मैं इसको खोलता हूँ, क्या है 51 है, मैं एक मिनट पहले खोल लूँ, एक सेकेंड। मैं ऑप्शन को चेक कर लूँ अपने पास खुलता है कि नहीं। एक सेकंड मुझे देख लेने दो। अच्छा, उसको करना क्या है, खोल के देखना है, फिर क्या होगा, 51 क्वेश्चन होगा। हाँ, अच्छा देखो, अब पैसेज तो पूरा देखना पड़ेगा ना मुझे, पूरा ये सामने अगर आ भी जाए मेरे, देखना पड़ेगा, लेकिन उसके ऑप्शन दिए होंगे, तो मैंने तो कहा है कि कीवर्ड्स को देखना है, उससे आप उसको गैस करोगे। एक सेकंड मैं देखता हूँ, अगर ये खुल जाए। नहीं नहीं, कह रहे पता नहीं, ये तो पहले ही मेरे पास आई, मैंने देखा इसको। आप एक काम करो हमें ना, ये आप अगर आपके पास कर लो, या तो मुझे उस पर व्हाट्सएप कर देना, या उस पर मुझे बल्कि क्लास में मेरे साथ ले आना सामने, मैं उसको देख लूंगा, ये ट्यूटोरियल के अंदर ना, ये नहीं, इस पे नहीं मेरे पास अभी, ड्रैग मैंने की है, नहीं हुई, डाउनलोड नहीं सही हुई। ठीक है, उस पर मैं देख लूंगा।
जो भी आप पूछना चाह रहे हो ना, मुझे उस वक्त फिर दोबारा से बता देना क्वेश्चन आप क्या पूछना चाह रहे थे। हारिस अजीज क्या पूछ रहे हैं आप? एक्सप्लेन एनालॉजी वर्ड्स। अच्छा, एनालॉजी के बारे में, ओके ओके ओके, एनालॉजी के बारे में शायद मैंने यहाँ पे नहीं बताया, बिकॉज आई एज्यूम कि ये चीज़ें जो मैंने कुछ क्लास में डिटेल में बता दी उसको मैं यहाँ पर इतना डिस्कस डिटेल में नहीं करूँगा। वर्ड एनालॉजी के बारे में देखो, आपको सबसे पहले जो चीज़ है, जस्ट एज्यूम दिस, ओके, दिस इज द पिक्चर राइट इन फ्रंट ऑफ यू, ओके, एक ये पिक्चर है, एंड देन यू आर गिवन ऑप्शंस। मैं क्विकली आपको बता देता हूँ, ठीक है। यू आर गिवन ऑप्शंस लाइक दिस, ठीक है। चलिए जी, ये फॉर एग्जांपल 4 ऑप्शंस आर गिवन, ओके। सबसे पहली जो चीज है, नंबर 1, दैट यू हैव टू सेंस द रिलेशनशिप बिटवीन द वर्ड्स। जो वर्ड पेयर आपको दिया गया है उसमें रिलेशनशिप को देखना इन दोनों वर्ड्स के। दैट कुड बी एंटोनिम, दैट कुड बी सिनोनिम, दैट कुड बी, जैसे मैंने अभी बताया कि नाउन है और उसका एडजेक्टिव है, दैट कुड बी नाउन, ठीक है ना, नाउन एडजेक्टिव है, दैट कुड बी अ टूल, और उसका यूजर हो सकता है। द डिफरेंट रिलेशंस, तो सबसे पहले आपको रिलेशन देखना होता है। द सेकंड इज द नेचर ऑफ रिलेशनशिप, उसकी नेचर को भी डिटरमिन करो जितना भी, जैसे कि अभी मैंने बताया था नाउन एलिफेंट है और उसका जाइंट भी एडजेक्टिव है लेकिन इनॉर्मस भी एडजेक्टिव है। नाउ व्हिच वन इज द क्लोजेस्ट that describe the word elephant or the noun elephant more closely, more appropriately, वो देखना। द थर्ड थिंग इज, जो आपको देखनी है वो ये है कि वर्ड ऑर्डर भी देखना है। वर्ड ऑर्डर यानी नाउन पहले है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे नाउन है, यहाँ पर एडजेक्टिव है, या एडजेक्टिव पहले है नाउन बाद में। कीपिंग दीज 3 थिंग्स इन माइंड, राइट, इन 3 चीजों को ज़हन में रखते हुए यू आर टू गो फॉर द ऑप्शंस। और ऑप्शंस में डेफिनेटली सबसे पहले तो वही टेक्निक आ गई जो एलिमिनेशन टेक्निक है, ऑलरेडी मैंने बताई कि एलिमिनेट करना, ठीक है जी। जो ऑप्शन नहीं है पहले तो उनको निकालें ताकि आपके जो नैरो डाउन करें और चॉइसेस को, और फिर उन चॉइसेस में आपने पहले इन तीनों कैटेगरीज के मुताबिक, तीनों कैटेगरीज के मुताबिक जो चीज़ आपका जो ऑप्शन मैच कर रहा है, सूटेबल है, मोस्ट अप्रोप्रिएट है, दैट वन इज टू बी सिलेक्टेड, ठीक है। उसमें फिर वो दूसरी वोकैबुलरी को याद करने के बाद जो टेक्निक्स है वो भी अप्लाई हो सकती है। याद करने के बाद यानी उसको फिगर आउट करने के लिए रूट वर्ड्स को भी समझ सकते हो। अगर किसी वर्ड में कंफ्यूजन है तो रूट वर्ड को देख लिया, पॉजिटिव नेगेटिव कनोटेशन को देख लिया, उसकी न्यूट्रल वर्ड है वो क्या है उसको देख लिया। सो लाइक दिस यू कैन डू। इज इट ओके? आई हैव शेयर्ड सम रिलेशनशिप ऑफ मेरे ख्याल 30-35 रिलेशनशिप्स मैंने जो है ना वो शेयर किए थे स्टूडेंट्स के साथ। 50 के करीब शायद रिलेशनशिप जो थे ना, जो वर्ड पेयर के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो मैंने शेयर किए थे। तो पहले इनको आप देख लो, इनको समझ लो, और इसी के मुताबिक आप उसकी दूसरी डायमेंशन देखकर वर्ड्स को याद करोगे। वो आप आपस में शेयर किए होंगे स्टूडेंट्स ने। इधर नहीं, वो तो मैंने शेयर किए हैं ग्रुप में, आपके आपके भी ग्रुप में शेयर किसी को किए थे, उसी को दिए थे। इस वक्त तो मेरे पास नहीं है, वो कर देंगे। हाँ, पूछे अपने सीआर से। आई डिड शेयर देयर। चले ठीक है जी, आई वुड से विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज जी, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम सर। जी भाई, मुजाहिद सर, ठीक है, ओके, ओके एंड जी, करें सर, एंड करें। जी कर दें। थैंक यू सो मच एवरीवन। अब हमारी मुलाकात होगी मंडे वाले दिन इंशाल्लाह, अगर कोई और क्लास अरेंज होगी तो। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज, गुड लक टू एवरीवन। अच्छे से अपने एमपीटी दें और इसकी तैयारी करें। गुड लक एवरीवन, सी या।
हसन खान, हम करंट अफेयर्स और पाक अफेयर्स लेक्चर भी इंशाल्लाह स्केड्यूल करेंगे और उसका भी करवा देंगे इंशाल्लाह। और सो सॉरी सर, सिर्फ वहाँ से मैसेज देख रहे होते हैं, बट आई रिक्वेस्ट देम कि वो अंदर से यूट्यूब पे मैसेज भी देखें, यूट्यूब पे कमेंट्स भी देखें।